ठीक है जी। तो एस्टिमेशन में हमने अभी बेसिक क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। एक तो पहले डिस्कस किया था मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, एक क्लास में ये दोनों डिस्कस किया था। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया है अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, अभी आज मैं डिस्कस करूंगा सफिशिएंट एंड कंप्लीट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, सफिशिएंसी फैक्टराइजेशन थ्योरम, सफिशिएंसी निकालने का ही तरीका है, और कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होता है और कंप्लीट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, कौन फोन किया था? बोले मालिक से बात करेगा अभी, तो बोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है अनबायस्ड या कंसिस्टेंट से रिलेटेड जो कल डिस्कस किया था? तो अभी मैं सफिशिएंट और कंप्लीट है ना, आपको समझना पड़ेगा। एमएलई और एमएमई तो चलो मेथड था एस्टिमेटर निकालने का। अब एस्टिमेटर आपके पास है और आपको चेक करना है कि वो अनबायस्ड है कि नहीं। तो उसका ये डेफिनेशन था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी शुड बी इक्वल टू थीटा, देन वी से टी इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए कंडीशन था कि टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, देन वी से इट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ये डेफिनेशन था। बाकी और हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे कल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि बायस क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर क्या है, बायस मीन स्क्वायर एरर और वेरिएंस में क्या रिलेशन है, ये भी डिस्कस किया था ना। और बाकी जो कंसिस्टेंट के लिए प्रॉपर्टीज थी कि लाइक टी कोई एस्टिमेटर है जिसका मीन ई टी की लिमिट थीटा है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की लिमिट थीटा है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, और वेरिएंस ऑफ टी की लिमिट जीरो है, देन वी से टी इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये तरीका था। बाकी और प्रॉपर्टीज था, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी था कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का कि लाइक टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, जी कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो जी ऑफ टी विल बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ जी ऑफ थीटा। ये था। बाकी और प्रॉपर्टीज था कि ए एन की लिमिट 1 है, बी एन की लिमिट 0 है, टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, देन ए एन टाइम टी प्लस बी एन विल ऑल्सो बी अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे, कल की क्लास में। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सफिशिएंसी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखो मेनली यहाँ पे जो हमारा हमें स्टडी करना है, चीज़ों को मैथमेटिकली स्टडी करना है ना। सो अभी जो भी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं वो मैथमेटिकल वे में देख रहे हैं कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स है ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें आपको मैथमेटिकली देखना है। बाकी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज़ करेंगे, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आपसे यहाँ एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। जब आप आगे जैसे जॉब करोगे या इंटर्नशिप करोगे, या वहाँ पे है ना, जैसे इंटर्नशिप हो गया या जॉब करोगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे यूज़ करना और क्या इसका एप्लीकेशन है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या जो कोर्स की डिमांड है वो है मैथमेटिकली चीज़ों को आपको समझना है। हमें रियल लाइफ का यहाँ पे हम सिनेरियो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डाटा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं कि हम डेटा एनालिसिस करके बताएं, यहाँ पे चीज़ों को मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मैथमेटिकली समझना है मीनिंग क्या है, बाकी इसका इंटरप्रिटेशन डेटा साइंस में भी है। सो है ना, जो भी डेटा साइंस है या इन सब में जाके उसको यूज़ कर सकते हो, तो आगे वो समझ आएगा जब तुम ये सब मैथमेटिकली जानोगे। फिर आगे मास्टर्स करोगे, वहाँ इंटर्नशिप अगर एमएनसी में जाते हो तो वहाँ पे ये सब यूज़ होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, कल डिस्कस किया था अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर, आगे डिस्कस करेंगे कंप्लीट एस्टिमेटर। ठीक है ना, तो ये सब आपको इसका डेफिनेशन मैथमेटिकली समझना है। ठीक है, सो जैसे अनबायस्ड बता ही दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा हो जाएगा, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है टी, टी कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी, देन टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। उसी तरीके से इसका क्या डेफिनेशन है सफिशिएंट एस्टिमेटर का। तो लेट x1 x2 xn be a random sample from a distribution
from a distribution containing पैरामीटर थीटा, ठीक है। तो फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग पैरामीटर थीटा, एन एस्टिमेटर टी, है ना, एस्टिमेटर इज ए स्टैटिस्टिक, estimator is a function of random sample that is free of parameter. So an estimator t is sufficient estimator of an estimator t is sufficient estimator of theta if and only if हाँ चलिए, तो इसमें क्या है कि x1 x2 xn be a random sample from a distribution containing parameter theta, तो an estimated t is sufficient estimator of theta if and only if joint, अब देखो अगर ये डिस्क्रीट सैंपल है तो पीएमएफ आप लिखेंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस सैंपल है तो पीडीएफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखता हूँ ज्वाइंट पीएमएफ या पीडीएफ, डिपेंड करता है कि दैट सैंपल इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, अगर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ, कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ ऑफ x1 x2 xn गिवन, तो इसको बोलता हूँ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट नहीं। सो कंडीशनल पीएमएफ या पीडीएफ ऑफ x1 x2 xn गिवन t, ठीक है ना, गिवन t, x गिवन y जैसा था ना कि पीडीएफ ऑफ कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y, तो वो इस तरह से, या कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x1 x2 गिवन y इस तरह से। तो यहाँ पे कंडीशनल पीडीएफ या पीएमएफ ऑफ x1 x2 xn गिवन t इज independent of unknown parameter theta, ठीक है। ये रहा डेफिनेशन, अब ठीक से पढ़ो।
तो सिंपल टी सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशनल पीडीएफ of x1 x2 xn given t is independent of unknown parameter theta। ठीक है यहां तक? तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। वैसे आप बोलोगे था ना एस्टिमेटर हैज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा, तो यहाँ पे है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अगर टी गिवन है तो वो थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा देखो, एस्टिमेटर ऑफ थीटा बोलो या ऑफ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा बोल दो यहाँ पे, थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। सो यहाँ कोई थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अगर ऐसा बोल दूं यहाँ पे ये भी ठीक है, बट बोलूं सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर एफ थीटा, ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ एफ थीटा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है वो पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी है। मैं बोलता हूँ टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम ये बोलते हैं कि टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो हम बोलते हैं टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर थीटा का है। तो मतलब कहने का मतलब जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है वो पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग होता है। बट यहाँ पे ये जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा या जो कंप्लीट एस्टिमेटर है, इसको पैरामीटर से पर्टिकुलरली कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कहने का मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर एफ थीटा। एफ थीटा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, सीडीएफ, सीडीएफ या पीडीएफ जो लिखा, सीडीएफ लिख दिया इन जनरल। तो मतलब जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट होगा, उसको पर्टिकुलर पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलता हूँ टी सफिशिएंट है थीटा से, मतलब टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो टी सफिशिएंट एस्टिमेटर थीटा स्क्वायर के लिए भी है, 1/थीटा के लिए भी है, साइन थीटा के लिए भी है, कॉस थीटा के लिए भी है, मतलब पर्टिकुलर थीटा के फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। अगर टी इज सफिशिएंट फॉर थीटा तो टी इज सफिशिएंट फॉर एनी फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि सफिशिएंट एस्टिमेटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, पैरामीटर की प्रॉपर्टी नहीं है। अनबायसनेस एंड कंसिस्टेंसी दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामीटर, पर्टिकुलर थीटा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा होने चाहिए। अगर बोलता हूं मैं टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पैरामीटर मतलब मैटर कर रहा है, पैरामीटर इंटरफेयर कर रहा है, बट इसमें पैरामीटर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब अगर टी सफिशिएंट है थीटा के लिए तो टी सफिशिएंट होगा थीटा स्क्वायर के लिए भी, थीटा क्यूब के लिए भी, थीटा की पावर 4 के लिए भी, कोई मतलब नहीं है थीटा का फंक्शन क्या है, बिकॉज अगर टी सफिशिएंट है तो उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है, तो थीटा कुछ भी कंसिडर करो फंक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीन्स क्या है कि जो लास्ट क्लास में हमने कंसिस्टेंसी या सफिशिएंसी देखा था, कंसिस्टेंसी एंड अनबायसनेस देखा था, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ टी अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा स्क्वायर का है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा स्क्वायर होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, देन टी शुड कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पैरामीटर जिसके रिस्पेक्ट में अनबायस्ड या कंसिस्टेंट है वही आएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सफिशिएंसी में सफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो इसमें पैरामीटर का कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, ज्यादा क्या है नहीं। मतलब कहने का मतलब कि अगर वो थीटा के लिए सफिशिएंट लिखते हो तो वो हर फंक्शन थीटा के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है जी। सो ये मतलब है। ऐसे ही कंप्लीट भी है, तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है कि नहीं? अच्छा उस समय नहीं आ रही होगी तो वो उस समय बाहर चला गया, ठीक है हाँ। तो अब मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे हमने बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होने चाहिए, तो ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट एस्टिमेटर, मैं ये बोल रहा हूं ना। तो सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस आर प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट आर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामीटर, ठीक है। सो देखो आगे मैं अभी लिखता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये तो डेफिनेशन लिखा है, बस एक एग्जांपल इस पे कंसीडर करते हैं। देखो सो अभी के लिए जस्ट छोटा सा एग्जांपल ले लो। क्वेश्चन 1 है, मान लो कि लेट x1 x2, अभी सैंपल साइज 2 लेता हूं जस्ट। तो अगर मैं बोलूं x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल
फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, क्या ले लूँ, चलो अभी के लिए बर्नौली थीटा, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट लिखता हूं। पहला पॉइंट है डेफिनेशन से प्रूव दैट x1 प्लस x2 ये t है, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, है ना, फॉर दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली थीटा, या मैं लिखूं सफिशिएंट एस्टिमेटर करस्पॉन्डिंग टू थीटा, तभी वही बात है। लेकिन यहाँ पैरामीटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ तो कहना मतलब सफिशिएंट एस्टिमेटर है किसके लिए, फॉर दिस बर्नौली थीटा, तो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। अगर तुम सिर्फ थीटा लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इफ यू राइट सफिशिएंट ऑफ थीटा इज फाइन। दूसरा है प्रूव दैट x1 plus 2x2 is not sufficient estimator of for this Bernoulli theta, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है डेफिनेशन से कि x1, अभी सैंपल साइज 2 लिया है, अगर मैं n लेता तो ऐसे मान लो x1 प्लस x2 xn कर देता, यहाँ कुछ डिफरेंट ले लेता, है ना, उस तरीके से। सो मुझे प्रूव करना है कि ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है और ये सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो डेफिनेशन n यहाँ 2 है मेरे पास, सैंपल साइज मैंने 2 ले रखा है जस्ट फॉर कैलकुलेशन इजी हो, आपको बेटर समझ आए इसीलिए। यही चीज मैं n के लिए भी कर सकता था, सेम चीज। तो क्वेश्चन क्लियर है कि मुझे प्रूव करना है ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है लेकिन ये सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं है, दिस फॉर दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्या करोगे इसके लिए, तो डेफिनेशन लगाओगे। डेफिनेशन क्या कहता है, कंडीशनल पीएमएफ और पीडीएफ ऑफ x1 x2 xn गिवन टी, या कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता तभी बात वही है, ठीक है ना। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडीशनल सीडीएफ ऑफ दिस गिवन टी इज फ्री ऑफ थीटा, बात बराबर ही है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलो यहाँ ट्राई करता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सो पहला क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का करते हैं। सो x1 x2 रैंडम सैंपल है बर्नौली थीटा का, ओके। तो आप लोग तो जानते ही है बर्नौली थीटा क्या है ना, पीएमएफ इसका क्या होता है, x बराबर, या सीधा सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट, देखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज x1, x2 इज x2 गिवन t, तो t को अभी कुछ मान लो स्मॉल t अभी के लिए। तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x1 x2 गिवन t, ठीक है। दिस इज द कंडीशनल पीएमएफ, है ना, क्योंकि डिस्क्रीट है बर्नौली। तो कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x1 x2 गिवन t, यही डेफिनेशन है ना। ये जो डेफिनेशन था कि हम बोलेंगे t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द फैमिली इफ एंड ओनली इफ कंडीशनल पीएमएफ और पीडीएफ ऑफ x1 x2 xn गिवन t इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पैरामीटर थीटा। तो मुझे यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो आंसर आएगा इसमें थीटा नहीं आएगा, यू हैव टू प्रूव कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये टी जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है, ठीक। बट दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे, हमारे पास आसान तरीका है आगे फैक्टराइजेशन थ्योरम, लेकिन डेफिनेशन समझाने के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अदरवाइज है ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम से इजीली पता चल जाएगा कि क्या सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो अभी के लिए देखो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, टी क्या है आपका, x1 प्लस x2 था ना, यहाँ पर टी तो मैंने अभी x1 प्लस x2 ले रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आएगा। सो टी x1 प्लस x2 है, सो ये x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 गिवन x1 प्लस x2 इज t। अभी गिवन समथिंग होगा ना, t मैंने कुछ मान लिया, t क्या है जो इसका सपोर्ट में हो सकता है, क्या क्या सपोर्ट हो सकता है सोचो। जैसे x1 का सपोर्ट है 0 1, x2 का सपोर्ट है 0 1, तो t का सपोर्ट क्या हो सकता है, 0 2। क्यों 0 2 क्यों हो सकता है, 0 1 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, t x1 प्लस x2 है ना। सो x1 प्लस x2 है, तो अगर 0 0 हुआ 0 हो गया, 0 1 या 1 0 हुआ तो 1 आएगा, 0 2 या 2 0 हुआ तो, सॉरी 0 2 2 कह रहा हूँ, 1 1 हुआ तो वो 2 आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी टी इनमें, हाँ
सर वो एक्चुअली इंटरवल में मुझे लगा था, इसलिए 0 से 2 तक नहीं 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 वो मैंने भाई, बोला नेचुरल नंबर में। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली पता है ना, बर्नौली, ये बर्नौली यस है। सर, बर्नौली का ठीक है, सपोर्ट क्या होता 0 1 2 है? ठीक है। हाँ, बर्नौली का सपोर्ट है डिस्क्रीट 0 1। तो अभी के लिए मतलब ये जो स्मॉल टी है, अब इनमें से ले सकते हैं 0 1 2 इस टाइप से, या कोई और लोगे तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। सो अब कंडीशनल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ लगाओ तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 इंटरसेक्शन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, ये प्रोबेबिलिटी है अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t। अब ये कैलकुलेट करो, अब ध्यान से देखो, x1 इज स्मॉल x1, x2 इज स्मॉल x2, x1 x2 फिक्स नंबर है, स्मॉल x1 स्मॉल x2, और यहाँ x1 प्लस t है। तो अभी तुम अगर ध्यान से देखोगे तो होगा क्या, अगर इस t को तुम रख दो x1 प्लस x2, मतलब ये a इंटरसेक्शन b टाइप का है, और अगर a सबसेट हो b का, तो a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आएगा? a के। तो यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, अब ठीक से समझो। सो व्हेन a इज सबसेट ऑफ b, ये इवेंट a है, ये इवेंट b है। अब तुम ठीक से समझो कि ये सबसेट है इसका, कैसे? क्योंकि यहाँ x1 कुछ भी हो सकता है, x2 कुछ भी, सम t होना चाहिए। मान लो x1 इज स्मॉल x1, तो t2 हो जाएगा, x2 की वैल्यू हो जाएगी t माइनस स्मॉल x1। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और यहाँ एक फिक्स पॉसिबिलिटीज हैं x1 x2। तो अगर t की वैल्यू तुमने x1 प्लस x2 ले लिया, तो इस, मान लो अगर ऐसा लिखता हूं मैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2, तो क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूं अभी के लिए t को कंसीडर करो x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, इसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, अभी के लिए मान लो t2 ले लिया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? जैसे यहाँ पे तो नहीं, ऐसे यहाँ पे तो फिक्स है। सो अभी के लिए चलो मान लो ऐसा बोल देता हूँ, अभी के लिए मान लो कि 1 ले लो अभी के लिए समझने के लिए। तो क्या क्या हो सकता है? x1 0, x2 1, या x1 1, x2 0। तो 1 0 0 1 दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मान लो यहाँ फिक्स किया हुआ है, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ तो एक ही केस है, और यहाँ पे दो पॉसिबल केस आएगा। तो इसमें दो केसेस है ना, इसमें एक ही केस है, तो ये तो सबसेट हो गया इसका, मतलब इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, और जो एक इसमें है वो यहाँ भी है। तो कहने का मतलब ये कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। या जैसे मान लो क्या ना, कहीं 5 है, x1 प्लस x2 5 है, तो ऐसा हो सकता है इन जनरल, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट हो सकता है 1 4 3 2 2 3, है ना, इस तरह से केसेस बना सकते हो। बट यहाँ एक फिक्स केस दिया हुआ है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है बस, x1 x2 का पेयर है। यहाँ पे बहुत सारे पेयर मिल सकते हैं आपको। सो इसके पास ज्यादा एलिमेंट है, और इसके पास कम एलिमेंट है, जो इसमें है वो यहाँ भी है। सो कहने का मतलब दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। सो ए इंटरसेक्शन बी ए होगा, अगर ये सबसेट है बी का, तो फाइनली इट विल रिड्यूस टू, तो ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x2, इतना ही बचेगा। और यहां आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t। अब t को हमने क्या फिक्स किया यहाँ पे? t को वी हैव कंसीडर्ड x1 प्लस x2। अच्छा सोचो दूसरा केस, अगर आप बोले कि मान लो t नहीं हुआ x1 प्लस x2, तो अगर मान लो t नहीं हुआ x1 प्लस x2, तो क्या होगा सोचो? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा फिर? जीरो। हाँ 0, क्योंकि एम्प्टी सेट आ जाएगा ये। इसकी वजह ये है, अगर ये x1 प्लस x2 नहीं हुआ ना, तो यहां से, तो यहां से x1 प्लस x2 ऐड करोगे, तो ये आएगा कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2, स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2 आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ तुम कह रहे हो कि x1 प्लस x2 नहीं है, x1 प्लस x2, तो ये तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इट इज लाइक a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट हो गया, और प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो दो केस में भी ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले केस में आंसर 0 होगा, क्योंकि t तो कुछ भी हो सकता है ना, t कैन बी एनी रियल नंबर, ये चीज है। तो लेकिन अगर t x1 प्लस x2 नहीं हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। अगर t x1 प्लस x2 हुआ, तो इंटरसेक्शन ये रहेगी। अब इसको सॉल्व करो। x1 x2 तो रैंडम सैंपल था, रैंडम सैंपल का क्या डेफिनेशन है? आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। तो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखो छोरो, सीधा सीधा लिख देता हूँ, तो अभी के लिए समझो, है ना। सो यहाँ से हमने, मैं अभी कौन सा वाला केस कंसिडर कर रहा हूँ? ये वाला केस। सो इस केस में क्या होगा, मतलब t को मैंने रख दिया स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2, तभी जाके इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना 0 आएगा एम्प्टी सेट।
तो अभी के लिए क्या होगा, अब ये इंडिपेंडेंट है x1 x2, तो इसका इंटरसेक्शन को क्या कर सकते हो, ये ज्वाइंट पीएमएफ है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स x1 बराबर x1, तो इसका प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2। और ये बताओ अगर x1 बर्नौली p है या थीटा है, x2 भी बर्नौली थीटा है, इंडिपेंडेंट है, तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो बाइनोमियल 2 कॉमा थीटा, तो इसका लगा लो पीएमएफ। तो बाइनोमियल 2 कॉमा थीटा, तो पीएमएफ क्या आएगा इसका, x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन तो बाइनोमियल 2 थीटा हो गया ना, 2 कॉमा थीटा, तो 2 चूज t, तो t है x1 प्लस x2 इंटू थीटा की पावर कितना, x1 प्लस x2 एंड 1 माइनस थीटा की पावर 2 माइनस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 को आप t भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इफ यू वांट यू कैन राइट t हियर, थीटा की पावर t 2 माइनस है ना, ये t है, सो कैपिटल x इज इक्वल टू t टाइप का, तो n चूज t, n तो यहाँ 2 है अभी के लिए। न्यूमरेटर में क्या होगा, चलो इसको भी लिख ही देते हैं। सो न्यूमरेटर में बताओ बर्नौली का पीएमएफ क्या होता है, इसको अलग अलग कर देंगे। सो बर्नौली के पीएमएफ को आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू दिस, तो थीटा की पावर x1 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस x1, यहाँ से थीटा की पावर x2 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस x2, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बचेगा, ये सिंप्लीफाई करो। सो ये और ये मिलके इसको कैंसिल कर देगा, और ये मिलके इसको कैंसिल कर देगा, ध्यान से देखो, तो सिर्फ बचा 1/2 चूज x1 प्लस x2, ठीक है, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 चूज t, इस तरह से। तो ये कब होगा, ये होगा जब t की वैल्यू x1 प्लस x2 है, और आंसर दूसरा, अरे अनुराग म्यूट कर लो भाई, तो यहां से 0 when t is not equal to x1 प्लस x2, ये है। नाउ द क्वेश्चन इज, तो ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, अब इसमें ये बताओ क्या आंसर जो आया उसमें कहीं थीटा दिख रहा है तुम्हें, जो फाइनल आंसर है, टी आप कुछ भी ले सकते हैं, टी आप चाहो तो x1 प्लस x2 भी ले सकते हो और नॉट x1 प्लस x2 भी ले सकते हो, बट क्वेश्चन इसमें कहीं आपको थीटा दिख रहा है। सो ये डेफिनेशन था, कि डेफिनेशन क्या है कि कंडीशनल पीएमएफ ऑफ रैंडम सैंपल, यहाँ साइज 2 था, सो x1 x2 गिवन t दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, यहां सब थीटा कैंसिल हो गया, इसलिए इंडिपेंडेंट हो गया थीटा से, सो दैट्स व्हाई एंड दिस इंप्लाइज, इसीलिए देयरफॉर t इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो कई बार ना ये ऐसे प्रूव नहीं करना, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, गेट 2024 में भी क्वेश्चन आया है, एग्जाम 2023 में आया हुआ है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, उसमें ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, मतलब ये जो डेफिनेशन है यही लिखा रहता है ऑप्शन में, यही चीज लिखा रहेगा ऑप्शन में कि ये सफिशिएंट है, ये नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट होगा, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें ना, तो उससे है ना, इसे डायरेक्ट डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी आपको याद रखना है और थ्योरम्स भी याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन को ही ऑप्शंस बनाए रखते हैं, तो डेफिनेशन क्योंकि याद नहीं रहता बच्चों को, बच्चा जो सॉल्व करता है वही याद रहता है, तो जनरली क्वेश्चन मैं आगे अभी समझा रहा हूँ इसलिए डेफिनेशन से किया हूँ, वरना हम कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा डेफिनेशन से, आगे जो भी क्वेश्चन होगा सारे फैक्टराइजेशन थ्योरम से हो जाएगा, कभी कभी जरूरत पड़ेगी डेफिनेशन की, अदरवाइज डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम से इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, तो ये है ना फाइंड करने के बहुत आसान तरीका हमारे पास है, तो ये तो थोड़ा लेंदी हो गया। सो दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली थीटा, है ना, बर्नौली थीटा पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है ये, नॉट फॉर द थीटा ओनली, थीटा स्क्वायर, थीटा क्यूब, साइन थीटा, कॉस थीटा, सबके लिए सफिशिएंट है ये, सो फॉर द होल डिस्ट्रीब्यूशन सफिशिएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सो ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट एस्टिमेटर है, ठीक है जी। तो अगर आप लिखते हो सफिशिएंट फॉर द थीटा इट्स ऑल्सो फाइन, थीटा स्क्वायर इट्स ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्या पहला पार्ट, कुछ पूछना है बताओ जिनको,
तो प्रूफ है, ठीक है ना। दूसरे इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूंगा अभी दूसरे मेथड से। और सेकेंड पार्ट पे आते हैं। प्रूव करो दिस इज नॉट सफिशिएंट एस्टिमेटर, इसको डेफिनेशन सही करते हैं। सो प्रूव करो कि ये सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं है बर्नौली थीटा के लिए, या इसी में तीसरा पार्ट में मैं लिख सकता हूं ना कि प्रूव दैट t बराबर 2x1 प्लस x2 इज नॉट सफिशिएंट। बट व्हाट इफ अगर मैं ये लिख दूं कि क्या लगता है 2x1 प्लस 2x2 सफिशिएंट होगा कि नहीं? देख के बताओ, ये क्या लिख सकता हूं? जैसे x1 प्लस x2 सफिशिएंट है, x1 प्लस 2x2 सफिशिएंट नहीं है, 2x1 प्लस x2 सफिशिएंट नहीं है, क्या 2x1 प्लस 2x2 सफिशिएंट होगा? हाँ या ना? क्योंकि ये जस्ट इसका मल्टीपल है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि वन फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट। 2x जो फंक्शन है ये जस्ट 2 टाइम ही तो हुआ है, x1 प्लस x2 का ये जस्ट 2 टाइम हुआ है, तो 2x इज वन फंक्शन। तो वन फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। मतलब जैसे मैं वहां लिख रहा था कंसिस्टेंसी में कि t इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, g इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन gt इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ g थीटा। ये कंसिस्टेंट की इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है। तो अभी जो मैं बोल रहा था वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है सफिशिएंट की, कि t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, g इज वन फंक्शन, देन gt इज ऑल्सो सफिशिएंट एस्टिमेटर। ये 2 टाइम हुआ है तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे तो प्रूव करने का कुछ खास नहीं, इसी से आ जाएगा। जैसे ये प्रूफ हुआ वैसे भी प्रूव हो जाएगा, कोई अलग से नहीं होगा। सो प्रूव दैट दोनों सिमिलर ही है, ये हो जाएगा तो ये वैसे ही हो जाएगा। दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है। सो ये होगा सफिशिएंट एस्टिमेटर। अभी मैं इस वाला कर दूं, दोनों सेम ही है, जैसे ये होगा वैसे ये होगा, ठीक है। देखो तो ये सेकेंड पार्ट करता हूं मैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि आपको दे रखा है x1 प्लस x2 बर्नौली थीटा है IID, x1 का सपोर्ट फिर से 0 1 है, x2 का सपोर्ट 0 1 है, और यहाँ t जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो है x1 प्लस 2x2। तो बताओ t1 का पॉसिबल सपोर्ट क्या है? 0 1 2 3। बाकी लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। सो x1 कैन टेक वैल्यू 0 और 1, x2 कैन टेक वैल्यू 0 और 1। तो आपको इसका पॉसिबल सपोर्ट 0 1 पॉसिबल सपोर्ट क्या है? दिस। अब हमें अगर ये सफिशिएंट होता तो क्या दिखाना पड़ता है ना, हमें अब ये चेक करना है कि x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x2 गिवन t इज इक्वल टू t इज, तो यहां पे लिखता हूं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये हमें चेक करना है क्या ये कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x1 x2 गिवन t क्या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस हुआ तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर हो जाएगा, अगर नो हुआ तो सफिशिएंट नहीं होगा। तो आपको चूंकि मैंने प्रूफ दैट लिखा हुआ है तो मतलब इसका आंसर नो ही होगा। तो बताओ कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे टी कुछ भी ले सकते हो, मैं कह रहा हूँ एक काउंटर एग्जांपल एनफ होता है फॉल्स कहने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रूव करना था तो हमने टी को यहाँ पे फिक्स नहीं किया। तुम देखो कहना मतलब टी हमने ऐसा फिक्स नहीं किया कि टी को 0 लेते हैं 1 लेते हैं, वैसे करना पड़ता तो बहुत सारे केसेस हो जाते। तो प्रूफ में इन जनरल प्रूफ हुआ है हर टी के लिए, चाहे टी कुछ भी ले लो सबके लिए प्रूफ हुआ है। अगर मुझे डिसप्रूव करना है या डिस्कार्ड करना है, किसी को फॉल्स दिखाना है किसी स्टेटमेंट को, तो 1 काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ। तो मैं एक काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाता हूँ। देखो तो काउंटर में मतलब क्या, टी को कुछ फिक्स कर दो और तुम दिखा दो कि पर्टिकुलर टी के लिए ये फंक्शन डिपेंड कर रही है थीटा पे। होता क्या है कि दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फॉर एनी टी, चाहे तुम टी कुछ भी ले लो स्मॉल टी, ये थीटा से फ्री होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं अगर आपसे पूछूं चलो ये प्रोबेबिलिटी निकालो, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, या एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूं। तो यहां से क्या होगा, मतलब ये देखो कि यहाँ पॉसिबल केसेस क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं ये चेक कर लेता हूँ। देखो अभी अगर मैं लूंगा 0 0 तो इसके करस्पॉन्डिंग टी क्या बन के आ रही है 0। अगर मैं 0 1 लेता हूँ तो ये x1 x2 है, ये t है, x1 x2 और t ये बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे
ये लिख रहा हूँ मैं x1 x2 और यहाँ देख रहा हूँ t क्या मिलेगा। तो 0 0 पे 0 आएगी, 0 1 पे क्या आएगी 2, 1 0 पे क्या आएगी 1, 1 1 पे क्या आएगी 3। अच्छा तो यहाँ पे तो एक्चुअली ये तो 1 1 फंक्शन हो गया x1 x2 का, डिफरेंट वैल्यू जनरेट कर रहा है ना ये तो। ओके तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा, पॉइजन में नहीं होगा, है ना। देखो यहाँ से क्या मैं अभी क्या प्रूव करना चाह रहा था कि ये नहीं है ना, लेकिन ये यहाँ पे होगा, पॉइजन में नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, कहीं रिपीट कर रहा है वैल्यू, ये वैल्यू कहीं रिपीट किया है। सो 1 1 फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, कोई बताओ 1 1 फंक्शन का क्या डेफिनेशन है। सर सेम वैल्यू पे एक बार जो रिजल्ट मिलता है वो एक ही बार मिले, तब दूसरे बार वैल्यू लेने पे सेम रिजल्ट ना मिले सब डोमेन में। हाँ एफ कोई फंक्शन 1 1 है, अगर x की हम डिस्टिंक्ट वैल्यू चूज करें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, सर अलग अलग मिलेगी, रिपीट हाँ नहीं होगी। तो यहाँ एक्चुअली वही हो रहा है ना, 0 0 पे 0 मिला, 0 1 पे 2 मिला, 1 0 पे 1 मिला और 1 1 पे 3 मिला। इसका क्या मतलब है कि मैं x1 x2 डिस्टिंक्ट चूज कर रहा हूं तो मुझे वैल्यूज क्या मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ प्रूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मुझे याद था पॉइजन के लिए, तो यहाँ पे एक्चुअली ये सब सफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इसमें चारों सफिशिएंट एस्टिमेटर है एक्चुअली। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ना 0 1 है, बर्नौली है, हालांकि मैं ना प्रूव कर रहा था, बट यहाँ पे हुआ क्या मैं ये बताना चाहता हूँ। देखो कि t जो है 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। अभी मैं तुम्हें थ्योरम बता रहा था 1 1 फंक्शन वाला, तो यहाँ मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, बट ये क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, है ना। ये क्वेश्चन मैं पॉइजन के लिए लिखता हूँ, तो पॉइजन में डिस्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मुझे आई थिंक ये पॉइजन के लिए याद था, लेकिन मैंने बर्नौली के लिए लिखा है, तो बर्नौली में नहीं होगा, ठीक है ना। सो ये मतलब मैं क्वेश्चन बना रहा था खुद ही, किसी बुक से नहीं देख, खुद ही लिख रहा हूँ ना, तो इसलिए ये मुझसे यहाँ मिस्टेक हुआ था लिखने में, बट ठीक है अभी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम, अब क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर यस आएगा, तुम चाहो तो चेक कर लो, फिर से हम वही तरीका लगाते हैं, चलो। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। कैसे पता चला मुझे, यहां से पता चला मुझे कि जब मैं x1 x2 के डिस्टिंक्ट वैल्यू चूज कर रहा हूं ना, तो t के डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है। अगर यहाँ कोई वैल्यू रिपीट कर जाती, एग्जांपल के लिए मान लो दो जगह 1 1 आ जाता, एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ भी 1 आ जाता, तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो दो डिफरेंट पेयर के लिए वैल्यू सेम आ गई, तो मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो उस केस में सफिशिएंसी फेल हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। जैसे मैं पॉइसन के लिए यही चीज करके दिखाऊंगा। तो सेम क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे पॉइसन के लिए, यहाँ बर्नौली है ना, बर्नौली की जगह पॉइसन थीटा रख दो, सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो वहां वो होगा जो पहले मैं लिख रहा था, ठीक है ना। पॉइसन में यहाँ पे क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है ना, यहाँ पे डोमेन एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसीलिए पॉइजन में क्या होता है 0 से इन्फिनिटी तक जाती है, तो वहां पे 1 1 नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पे होता है ऐसा। ठीक है अभी के लिए, ठीक है समझ आ रहा है तुम लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन इसको प्रूव करो, जैसे मैंने किया यहाँ ना, सेम चीज करके देखो। तो एक काम कर सकते हो तुम, एक बार है ना, फॉर ऑल टी आपको दिखाने हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या होगा, सिमिलर वे में अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको कैसे दिखाओगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है यहाँ पे, एक और पार्ट मैं लिख देता हूँ, पांचवा पार्ट, कि ये एक थ्योरम है एक्चुअली, कि जो ये ट्रिवियल केस है, मैं यहाँ पे आता हूँ। सारे बर्नौली के लिए आ रहा है क्या सर? हाँ सारे बर्नौली के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो रहा है ये। हाँ एक्चुअली उसकी वजह ये है क्योंकि बर्नौली में 0 1 सपोर्ट फिक्स है। ये मैं सेम क्वेश्चन में रिपीट करूंगा पॉइसन के लिए, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो यहाँ से अभी के लिए लिखता हूँ, देखो लेट x1 x2 xn, है ना, इसलिए क्वेश्चन बुक से उठाने चाहिए क्योंकि मैंने खुद ही बना रहा हूँ क्वेश्चन एक्चुअली। तो लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम, let x1 x2 xn be a random sample from सर जी। ये थ्योरम जो है वो तो ये कहता है ना कि किसी इस सफिशिएंट एस्टिमेटर को हम 1 1 फंक्शन में डालेंगे तो जो नया एस्टिमेटर निकल के आएगा वो होता है। हाँ वही मैं यहाँ तो लिखा रहा हूँ, वही आपको यहाँ तो x1 प्लस 2x2 तो अलग ही एस्टिमेटर है ना, वो पहले वाले सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन तो नहीं है। रैंडम सैंपल, फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है, वो मैं यहाँ लिखूंगा, जो मैं कहना, जो आपको नहीं समझ आ रहा वो इस थ्योरम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो, तो x1 x2 xn be a random sample from a distribution, मान लो f थीटा है ना, from a family of distribution या from a distribution फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा। मतलब जब मैं क्वेश्चन बना रहा था मैं गेस कर रहा था एक्चुअली, है ना, जो कि बाद में मैं वो गलत निकला।
तो ऐसा है x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल। इसलिए कई बार ना गेस करना, तुक्का लगाना गलत हो जाता है ना, हमें लगता है ऐसा होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे इसमें हुआ मेरे साथ अभी 2 ऑप्शन में ना, तो ऐसा लगता है वैसा होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूँ इसीलिए। तो इसलिए लिख के देखना ना, प्रूव करके देखना या लिख के देखना सही रहता है, ताकि कंफर्म हो जाओ कि सच में आपको लगे। अगर मैं अभी नहीं चेक करता, मान लो छोड़ देता ऑप्शन, तो गलत ही हो जाता फिर। तो अभी चूंकि मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा वो तो है सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है ना। तो x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग दिस, देन ये जो फुल सैंपल है x1 x2 अप टू xn, पहला पार्ट, दिस इज सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सफिशिएंट फॉर एफ थीटा। दूसरा मतलब फुल सैंपल तो हमेशा सफिशिएंट होगा ना, इसकी क्या वजह है, मतलब यहाँ टी यही एस्टिमेटर है, देखो यहाँ जो टी लिख रहा हूं ना, टी इज द दिस। दूसरा अब इसी को आप और मतलब फुल सैंपल, ये ट्रिवियल थ्योरम है कि फुल सैंपल जो होगा इज ऑलवेज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट एस्टिमेटर, मतलब इसका कोई फंक्शन लोगे जिसमें सब इन्वॉल्व होगा, मतलब कहने का मतलब फुल सैंपल है। तो x1 इज नोन, x2 इज नोन, x3 इज नोन, xn इज नोन, सब नोन है। तो जब तुम ऐसा लिखोगे, इसको मैं प्रूफ करने के लिए जस्ट एक लाइन लिख देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1, xn इज इक्वल टू xn, गिवन x1 इज x1 और मान लो xn इज xn, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, सब गिवन है ना। देखो ये क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल गिवन टी, तो टी तो मेरा पूरा सैंपल ही है, तो ये क्या आ जाएगा, तो सिंपली 1 ही आ जाएगा ना, तो ये तो हमेशा फ्री ऑफ थीटा आएगा। इसमें इंटरसेक्शन लो तुम, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या कह रहा था, ये कह रहा था ना कि कंडीशनल पीएमएफ या पीडीएफ ऑफ सैंपल गिवन टी। अब मेरा टी यहाँ पूरा सैंपल ही है, तो पूरा सैंपल मुझे गिवन है ऑलरेडी, तो जब पूरा सैंपल गिवन है तो यहां से अगर आप लगाओगे ई इंटरसेक्शन एफ, देखो अगर आप यहाँ, ये ई इवेंट है, दिस इज एफ इवेंट, तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल पीएमएफ ऑफ सैंपल गिवन टी, और टी तो मैंने पूरा सैंपल ही ले लिया है, तो पूरा सैंपल ही मुझे गिवन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। और क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, दैट्स ऑल, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पार्ट, कि अगर आप टी कंसीडर करते हो, ये जैम ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, अभी आपको ऑप्शन में मिलेंगे ना, फुल सैंपल इज सफिशिएंट। सेकेंड, अगर टी मैं कंसीडर करता हूं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट। क्यों भाई, क्योंकि सफिशिएंट फॉर एफ थीटा, तो इन्हीं n नंबर्स को हमने रीऑर्डर करके लिखा है, कोई नया थोड़ी है, इसी में जो सबसे छोटा है वो यहाँ आ गया, जो दूसरा स्मॉलेस्ट वो यहाँ आ गया, तो यही n नंबर्स फिर से n नंबर बनाए, बस ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये भी सफिशिएंट है। तो फुल सैंपल हो गया या पूरा n ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को अगर आप एज ए एस्टिमेटर लेते हो तो इसको बोलेंगे n डायमेंशनल एस्टिमेटर है। एस्टिमेटर क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, तो ये रैंडम सैंपल का फंक्शन है ना, दैट इज फ्री ऑफ पैरामीटर, इसमें पैरामीटर कहीं नहीं होने चाहिए एस्टिमेटर में, तो नहीं है, तो ये सफिशिएंट है। अच्छा, इससे याद आया कि जब हम लोग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो जस्ट मैं एक रिमार्क बता देता हूँ, ये कल जब बच्चा डाउट पूछ रहा था याद है ना, जैसे अगर आपके पास अगर पूछे व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये जब ऑर्डर स्टैट्स पढ़ोगे तो इसमें होता है कि जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका जॉइंट पीडीएफ अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, या डिस्क्रीट है तो पीएमएफ, ये किसके इक्वल आएगा, इसके टर्म में x1 x2 अप टू xn, ये क्या होता है पता है, तो यहाँ आएगा n फैक्टोरियल टाइम दिस, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, कल है ना ये आदत, ये क्योंकि इसकी हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, बट एक क्वेश्चन गेट में आया था, इसमें इसकी यूज कल डाउट क्लास में यूज हुआ था, तो ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ज्वाइंट पीडीएफ या ज्वाइंट पीएमएफ, कोई बात नहीं, किसका ज्वाइंट पीएमएफ, पीडीएफ पीएमएफ, डिस्क्रीट है तो पीएमएफ, कंटिन्यूअस है तो पीडीएफ, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का दैट विल बी n फैक्टोरियल टाइम्स ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल। तो n फैक्टोरियल क्यों आया, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि n नंबर के टोटल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो इसलिए n फैक्टोरियल आया यहाँ पे। n फैक्टोरियल क्यों आया है, क्योंकि होता हुआ तुम्हें कह रहा हूं ना, इन्हीं में से तुमने ये बनाए हैं, बट क्वेश्चन इज ये जो मिनिमम के पास कितनी चॉइसेस हैं, इसके पास कितनी चॉइस है, इसमें इस पोजीशन के लिए यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं,
n ना, क्योंकि हमारे पास n चॉइस है, इनमें से कोई भी एक स्मॉलेस्ट हो सकता है, तो n चॉइस एक तो आ गया इसमें, अब बाकी कितने बचे n-1, तो इस पोजीशन के लिए कितने चॉइसेस हैं n-1, अगले पोजीशन के लिए कितने चॉइस है n-2 एंड सो ऑन, लास्ट के लिए कितने चॉइस बचेंगे, जस्ट 1, तो n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, तो टोटल n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, अगर कभी जरूरत पड़े, जैम में जरूरत नहीं पड़ेगा बट गेट के क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाता है। सो ये है कि ज्वाइंट पीडीएफ या ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल टाइम ज्वाइंट पीएमएफ या पीडीएफ ऑफ सैंपल। ठीक है, तो अभी के लिए ये दोनों याद रखना है। तो अभी मैंने ये वाला कंडीशन अगले क्वेश्चन में यूज किया था, देखो किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछो, याद है? ठीक है, मतलब ये थ्योरम समझ आ रहा ना, फुल सैंपल इज ऑलवेज सफिशिएंट, यही सैंपल को हमने ऑर्डर किया, सो दिस विल ऑलवेज बी सफिशिएंट। अब ऑर्डर करने के कितने तरीके हैं, टोटल n फैक्टोरियल वेज हैं, n नंबर्स को अरेंज करने के n फैक्टोरियल वेज हैं टोटल, क्योंकि वो डिपेंड करता है वैल्यूज क्या है उसके अकॉर्डिंग, टोटल पॉसिबिलिटी n फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इसमें एक्चुअली सारे सफिशिएंट है ना, ये सफिशिएंट है, इसको मैं प्रूव कर रहा था। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, इसमें 5वां पार्ट ऐड कर देता हूँ, सो प्रूव दैट t इज इक्वल टू x1, x2 इज सफिशिएंट, ये सही लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सैंपल साइज तो 2 है ना, सफिशिएंट फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ओके है, ये x1 x2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ सैंपल साइज 2 का है, सैंपल इज ऑफ साइज 2, तो यहाँ पे सैंपल साइज 2 हो गया, तो ये तो फुल सैंपल इज ऑलवेज सफिशिएंट। अभी मैंने क्या किया था इस वाले पार्ट में, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सफिशिएंट है, तो इसका 1-1 फंक्शन ये है, 1-1 फंक्शन ये है, 1-1 फंक्शन ये है, 1-1 फंक्शन ये होगा। अच्छा 1-1 फंक्शन जरूर, देखो थ्योरम कहता है ये वन वे थ्योरम है, अच्छा उसको भी लिख ही देता हूँ फिर हम बात करते हैं, वो इफ एंड ओनली इफ नहीं है, दैट इज नॉट इफ एंड ओनली इफ, वन वे थ्योरम है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लेट टी बी अ सफिशिएंट एस्टिमेटर, जो भी मन में क्वेश्चन है पूछो तो भी क्लैरिटी आएगी, तुम्हारी भी बाकी लोगों की भी, है ना। लेट टी बी अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा, है ना, जहां थीटा कहां बिलोंग करता है, पैरामीटर स्पेस में, एंड जी बी अ 1-1 फंक्शन, जी बी अ 1-1 फंक्शन ऑफ क्या, मतलब जो भी 1 फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स बी द 1-1 फंक्शन ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली 1-1 फंक्शन, तो एक्स लिखना है क्या है, 1-1 फंक्शन है, सो जी इज अ 1-1 फंक्शन एटलीस्ट ऑन द सपोर्ट ऑफ, है ना, सैंपल जो होगा, सो जी इज अ 1-1 फंक्शन, देन ये जो जी टी है दिस इज ऑल्सो अ सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक, सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये वन वे थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है ना, दिस इज नॉट इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर टी सफिशिएंट है और अगर जी 1-1 फंक्शन है, देन वो जी टी को सफिशिएंट होने की गारंटी देता है। अगर कभी ऐसा बोलता है कि जी टी सफिशिएंट है, तो ये ऐसा नहीं कहता कि जी 1-1 ही होगा, इट डजंट मीन दैट, मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है, कहने का मतलब कि जरूरी नहीं कन्वर्स ट्रू हो, ओके। जैसे इसके एग्जाम्पल सपोर्ट के लिए, जैसे अभी के लिए मैं जो बनाया था, हमने क्या लिया था, x1 x2 इज IID बर्नौली थीटा, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहां से t मैंने कंस्ट्रक्ट किया था x1 + 2x2, तो हम तो ये जानते हैं ना कि t बराबर, यहाँ केवल t1 t2 कर देता हूँ, t1 ये t2 ले लो, सो t1 अगर हम लेंगे x1, x2 जो कि फुल सैंपल है, क्योंकि सैंपल साइज 2 है यहाँ पे, सो दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब क्वेश्चन है, क्या मैं बोल सकता हूं t2 इज 1-1 फंक्शन ऑफ t1, तो क्वेश्चन इज t1 का जो रेंज है, t1 तो एक है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि x1 तो यहाँ पे हो सकता है, x1 कैन टेक वैल्यू 0-1, x2 कैन टेक वैल्यू 0-1, तो ये जो t1 का पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो सकता है इसके करस्पॉन्डिंग, t1 कैन टेक वैल्यू 0-0 या 0-1, है ना, या 1-0 या फिर 1-1, यही पॉसिबिलिटी है जी, चेक कर लो। ये जो x1 x2 क्या, x1 या तो 0 या 1 होगा, तो 2 × 2 4 केसेस बनेंगे, 0-0 0-1 1-0 1-1। अब इसके करस्पॉन्डिंग t2 की वैल्यू कितनी है, मतलब यहां बोल रहा हूं कि t2 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ t1, t1 का ये पॉसिबल वैल्यूज हैं,
तो यहां से अभी निकाला हमने, कितना आया 0। इसके करस्पॉन्डिंग T2 की वैल्यू कितनी है, अभी फाइंड किया था 2। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 3। तो हो क्या रहा है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ T1 प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ T2। तो 1 फंक्शन, ये डेफिनेशन था कि fx इज अ 1 फंक्शन इफ एंड ओनली इफ distinct values of x will produce distinct values of y. x1 is different from x2 implies fx1 is different from fx2. इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है कि fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2. ठीक है जी, तो यहां से लोग कन्विंस्ड है, कैन आई से कि T2 is 1 फंक्शन ऑफ T1? किसी को डाउट है तो पूछो, आर यू कन्विंस्ड कि ये 1 फंक्शन है? क्योंकि T1 के डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज के लिए T2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 है, एंड दैट्स व्हाई T2 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो सर पॉइजन में भी तो वैसे ही होता है, पॉइजन में भी तो x1 प्लस x2 जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा। चलो अब पॉइजन का एग्जांपल लेते हैं, फाइन। तो x1 x2 इज पॉइसन थीटा। बताओ x1 का सपोर्ट क्या है? 0 to infinity। अब सोच के बोलना। x2 का सपोर्ट क्या है? अब मैं T1 Same। लिया, तो यहां से मुझे पता है कि T1, इसको मैं T2 बोलता हूं। T1 इज x1, x2, दिस इज सफिशिएंट, ये थ्योरम है, दिस इज सफिशिएंट। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके पॉसिबल बताओ। तो जो ये पेयर्स बनेंगे वो कितने पेयर्स बनेंगे? T के पॉसिबल थोड़े से कॉम्बिनेशन बताओ। 0 0 0 1 0 2 चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अच्छा, और आगे आओ, आगे जैसे 1 0 1 1 1 2 चलता रहेगा, 2 0 2 1 2 2 चलता रहेगा। ओके, अब तुम एंड सो ऑन, इसे कभी खत्म होना नहीं है। तो चलो इसके करस्पॉन्डिंग तुम मुझे अब T2 की वैल्यूज बताओ। सो 0 0 के करस्पॉन्डिंग T2 की वैल्यू क्या है? T2 मैंने क्या लिया था 0। सो T2 इज x1 प्लस 2x2, ये मेरा T2 है। बताओ T2 के करस्पॉन्डिंग 0, पहला 0 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आंसर आएगा? 2। 2, अगला 0 2 के करस्पॉन्डिंग 4। 4, अगला 0 3 होगा 6। 6। अच्छा, अब आओ 1 0 के करस्पॉन्डिंग 1। 1 1 1 के करस्पॉन्डिंग 3। 3, 1 2 के करस्पॉन्डिंग 5। 7। ओके, 2 0 के करस्पॉन्डिंग और 2। 2, 2 1 के करस्पॉन्डिंग 4। 2 2 के करस्पॉन्डिंग 6। अब मुझे सोच के बताओ, कैन वी से T2 इज द 1 फंक्शन ऑफ T1? नो सर, वैल्यू रिपीट हुई है सर। ठीक है ना। सो यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये तो रिपीट हो गई, रिपीट हो गई। सो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ T1 प्रोड्यूसेस डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ T2, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो गया। फॉल्स। सो मींस इट इज नॉट 1 फंक्शन। तो यहां से ये समझ आया कि T2 इज नॉट 1 फंक्शन ऑफ, तो मैं यही सोच के लिख रहा था ना, लेकिन वो तो बर्नौली था, तो फंक्शन ऑफ T1। सो वी कैन से नथिंग, क्योंकि हम गारंटी तब दे सकते हैं जब T2 T1 का 1 फंक्शन होता, तो हम ये गारंटी दे सकते थे कि T2 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब तो ये 1 फंक्शन नहीं है, तो यहां से क्या होगा, कोई कंक्लूजन निकलेगा? प्लस x2 के लिए x1 प्लस x2 के लिए भी तो नहीं होगा वैसे एक तरह हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। तो अब तुम्हें थ्योरम ठीक से समझना है। एक तो ज्यादातर बच्चों को दिक्कत कहाँ होता है, एक थ्योरम इफ देन होता है, एक इफ एंड ओनली इफ होता है। आई होप सबको पता होगा क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों सेम नहीं होता है। तो जो थ्योरम हमने लिखा है वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ या इफ देन है? ये थ्योरम इफ देन है या इफ एंड ओनली इफ है? इफ देन। इफ देन है ना। लेट को इफ में कन्वर्ट कर दो, अगर वैसे दिक्कत हो इफ मान लो। तो ये इफ देन स्टेटमेंट है। तो क्या ये ऐसा बोलता है कि जीटी अगर सब मतलब अगर कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो 1 1 होगा, ऐसा गारंटी देता है ये थ्योरम? मतलब कॉन्वर्स ट्रू है इसका, नहीं है ना। तो इसीलिए ये थ्योरम सिर्फ वन वे है कि अगर 1 1 है तो गारंटी देगा, अगर 1 1 नहीं है तो
अगर मान लो G11 नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं GT के बारे में? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी कोई गारंटी, फिर डेफिनेशन जाना पड़ेगा। अगर वन वे थ्योरम है, इफ स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो देन ट्रू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो कुछ नहीं कह सकते आप। अगर इफ वाला ट्रू है तो देन के ट्रू होने गारंटी देगा वो। अगर इफ वाला थिंग फॉल्स है तो देन के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप। यही चीज 11-12 में ट्रांजिटिव में होता था, अगर आपके लोगों को याद हो, कुछ लोगों को, जहां सिंगलटन सेट हमेशा ट्रांजिटिव होता था। रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहा हूं। कोई भी रिलेशन जहां सिंगलटन सेट होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी ढूंढना होता था। ए बी बी सी तो है ही नहीं, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव है। तो वो तो अलग चीज है, वो अलग केस हो गया कि वहां पे हम बता नहीं पाएंगे इफ के वाले। लेकिन यहाँ तो इफ वैलिड ही नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास G11 है तब ये गारंटी दे रहा है कि सफिशिएंट होगा GT। अगर G11 नहीं है तो ऐसा थ्योरम नहीं कह रहा है कि G11 नहीं है तो सफिशिएंट नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा है। तो आपको ये समझना है ठीक से, है ना, ये मैथमेटिकल लॉजिक्स का थोड़ा सा चीजें हैं। कोई भी, जैसे फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ एक और जो आप समझोगे इजीली। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये थ्योरम है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। इफ f इज डिफरेंशिएबल देन f इज कॉन्टिन्यूअस। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या कुछ कह सकते हो कंटिन्यूटी के बारे में? नो सर। हाँ, मतलब कैन वी से कि फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा, सॉरी कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं या नहीं? कुछ भी हो सकता है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम चीज यहाँ पे है कि अगर G11 नहीं है तो GT कुछ भी हो सकता है, 11 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी यहाँ तक पहुंचे तो अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट T2। बट आप अगर डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन तो इफ एंड ओनली इफ होता है। एवरी डेफिनेशन, जितना भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो सब इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे या किसी भी कोर्स में डेफिनेशन इज ऑलवेज इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पे क्या है कि T2 इज नॉट वन फंक्शन ऑफ, तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट T2। फिर आप सोचोगे मैंने कैसे कह दिया ये सफिशिएंट नहीं है, तो उसके पीछे रीजन है। तो ये अब क्या करोगे आप, नाउ यू सी वो पॉइंट देखो जहां रिपीट हो रहा था वैल्यू। कौन कौन वैल्यू पर रिपीट हो रही थी, कहां रिपीट हो रही थी? एक तो 0-1 पे और एक 2-0 पे, राइट। तो मैं आपसे पूछता हूं कि x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, गिवन x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2। अब आपको ये चेक करना होगा, ये दिस इज द कंडीशनल PMF ऑफ x1 x2 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, गिवन दिस इज 2। नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये थीटा पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ये डिसाइड करेगा कि सफिशिएंट है कि नहीं है। मतलब अगर ये थीटा पे डिपेंड कर गया तो दिस इज नॉट सफिशिएंट बाय डेफिनेशन। अगर ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता है तो ये तो एक पर्टिकुलर केस लिया, मैं कह रहा हूं काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। डेफिनेशन तो कहता है कि सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कहता है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल PMF या PDF ऑफ सैंपल गिवन T इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x1 x2। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया हूं, तो अगर मान लो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया तो बाकी केस भी लेना पड़ेगा, 1 0 1 1 2 0 2 1 सारी वैल्यूज। लेकिन चूंकि ये काउंटर एग्जांपल है तो ये थीटा पे डिपेंड कर जाएगा, और ये थीटा पे अगर डिपेंड कर गया तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो चेक करो डिपेंड करेगा नहीं करेगा, सब लोग इसकी वैल्यू निकालो इस क्वेश्चन में। सो यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, सो द क्वेश्चन इज हमें चेक करना है कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है ना। हमारा क्वेश्चन ये है कि इज इट सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो अभी मैंने एक पर्टिकुलर x1 की वैल्यू 0 ले ली, x2 की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, x1 प्लस 2 ले लिया। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। और जो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे भाई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी वीक है, जाकर रैंडम वेरिएबल पढ़ो ठीक से। अगर ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो मतलब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से पढ़ के आओ। मैं फिर बोल रहा हूँ जिन लोगों को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, ये सिंपल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ आपका पॉइसन थीटा है ये x1 x2 और ये IID है, ठीक है ना। चेक कीजिए। तो है ना, गेस करने से अच्छा है एक बार कैलकुलेट करके देख लो। ये मैं क्लास में बच्चों को कहता हूँ, जो बच्चा को बोलता है हो जाएगा कर लेंगे, तो क्या होता है बाद में पता चलता है तो गलत सोच रहा था। जैसे मैं भी कई बार गलत सोचता हूँ ना, फिर भी कैलकुलेट किया सही लगा। तो इसलिए जब भी ऐसा लगे कि हो जाएगा कर लेंगे तो करके देख लो, ताकि श्योर हो जाओ कि तुम सही सोच रहे हो। ये चीज़ है।
चेक करके बताओ क्विकली। सर थीटा अपॉन थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 डिपेंड कर जाएगा। कितना आया? 2 थीटा अपॉन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस थीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में। 2 थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। हाँ, तो एक थीटा काट सकते हो, तो 2 अपॉन बचेगा 2 प्लस थीटा विच डिपेंड्स ऑन थीटा। तो डेफिनेशन तो कहता है, डेफिनेशन तो इफ एंड ओनली इफ होता है ना, तो डेफिनेशन तो इफ एंड ओनली इफ है, तो विच डिपेंड्स ऑन थीटा। और इसका मतलब है, अब बाकी लोग वेरीफाई करो क्या सही कह रही है ये। सो ये जो T2 मेरा है, जो कि हमने लिया था x1 प्लस 2x2 इज नॉट सफिशिएंट, है ना, इज नॉट सफिशिएंट। सिंपल E गिवन F, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना आता होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन इवेंट F, तो E इंटरसेक्शन F अपॉन PF वैसे निकालने हैं आपको। तो मोस्ट ऑफ यू इजीली कर पाएंगे आप लोग। चेक करके बताओ भाई। ये कन्विंस्ड हो या मैं सॉल्व करूं? चलो देखो मैं करके दिखा देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 गिवन T2 मैंने लिया था 2x2 बराबर 2, ठीक। सो ये होगा x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x1 प्लस 2x2 बराबर 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस 2x2 बराबर 2। अब इंटरसेक्शन लो फिर से, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे केसेस क्या बन सकता है, यहाँ पे केसेस बन सकता है 0 1 और 2 0, दो केस है, और यहाँ पे एक ही केस है 0 1। तो ये सिंगलटन सेट है, इसमें दो एलिमेंट है। सो A इज सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A के इक्वल। और यहाँ पे सिर्फ 0 1 है ना तुम्हारे पास पेयर, यहाँ पेयर सिर्फ 0 1 है तुम्हारे पास, तो ये तो सिंगलटन सेट है, उसमें दो एलिमेंट है। तो यहाँ से आ गया A इंटरसेक्शन B, तो ये x1 बराबर 0, x2 बराबर 1 अपॉन, अब देखो इसके फेवरेबल आउटकम यहाँ मैंने लिखी दी ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको सोचना है इसका फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, 2 0 और 0 1। तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 2 इंटू x2 इज इक्वल टू x1 इज 2, x2 इज 0। अब ये निकालो, ये तो कर ही लोगे। x1 x2 रैंडम सैंपल था, मतलब वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट है तो इसको ब्रेक कर लीजिए। सो जब आप ब्रेक करेंगे तो x1 इज 0, x2 इज 1, ऐसे ही ब्रेक कर लो इन सबको। और बताओ, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना क्या कैलकुलेशन करना है। देखो तो x1 बराबर 0 e की पावर माइनस थीटा, क्योंकि पॉइसन थीटा है ना हमारा x1 x2, x2 बराबर 1 थीटा e की पावर माइनस थीटा, x1 बराबर 0 यही e की पावर माइनस थीटा, थीटा e की पावर माइनस थीटा, चेक करना कैलकुलेशन, प्लस x1 इज 2। सो x1 इज 2 निकालोगे तो इसका मतलब है कि e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और x2 बराबर 0, तो अगेन e की पावर माइनस थीटा, कैंसिल कर लो इसको, e की पावर माइनस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये और ये मिलके इसको काट देगा, ठीक है। तो बचा थीटा अपॉन थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2, ठीक से देखो, सही है ये। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ठीक है, तो एलसीएम ले लोगे। सो 2 थीटा अपॉन थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, सॉरी 2 थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, कैंसिल कर दो थीटा, सो 2 अपॉन 2 प्लस थीटा, इसका मतलब विच डिपेंड्स ऑन थीटा। तो वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स। तो चूंकि मुझे गलत दिखाना था, मतलब मुझे दिखाना था कि x1 प्लस 2x2 सफिशिएंट नहीं है, तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यूज ले लिया, मुझे दिखाना था कि ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे,
तो दैट्स ऑल फॉल्स बोलने के लिए। लेकिन अगर मान लो ये थीटा से फ्री हो जाता तो ऐसा हम नहीं बोल पाते कि ये सफिशिएंट हो गया। तो जितने पॉसिबल पेयर्स हैं सबके लिए चेक करना पड़ेगा। तो वैसे तो एक एक करके चेक करो, जिंदगी निकल जाएगी तब भी खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए जनरल लिखते हैं हम लोग, फिर यहाँ x1 लिखते, x2 लिखते, यहाँ t लिखते, फिर सॉल्व करते हैं हम। अगर प्रूव करना होता तो प्रूव क्या होता है, इन जनरल होता है हर वैल्यूज के लिए। डिस्प्रूव करना है तो एक वैल्यू के लिए काफी है, वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स, ठीक है ना। तो इसलिए हमने देखा कि विच डिपेंड्स ऑन थीटा। ओके, इसका मतलब है कि T2 इज नॉट सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है यहाँ तक बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से जो T2 आ गया, x1 प्लस 2x2 इज नॉट सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है जी। किसी को डाउट है पूछिए। क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर गया ना, इसको थीटा से फ्री आना चाहिए था। और यही नहीं, जितने पॉसिबल x1 x2 का पेयर है सबके लिए फ्री आना चाहिए था। तो अब मैं वापस आता हूं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन था, मैं वापस एक बार शुरू से रिपीट कर देता हूं। तो ये तो डेफिनेशन था कि कोई एस्टिमेटर है T, उसको बोलेंगे सफिशिएंट है अगर कंडीशनल पीएमएफ या कंडीशनल पीडीएफ क्या हो, इंडिपेंडेंट हो अननोन पैरामीटर से, है ना। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो, हर वैल्यू पीएमएफ तो सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है ना, तो वैसा होना चाहिए। एक थ्योरम लिखा कि फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होगा। फुल सैंपल कोई ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में लिखा, ये हमेशा सफिशिएंट होगा। ये तो जस्ट एक फॉर्मूला था कि जॉइंट पीडीएफ और जॉइंट पीएमएफ ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन फैक्टोरियल टाइम, जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल। फिर यहाँ पे लिखा हमने T अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर है किसी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सफिशिएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉट द पैरामीटर, ठीक है ना। तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है, तो मतलब T थीटा के लिए भी सफिशिएंट है, थीटा स्क्वायर के लिए भी सफिशिएंट है। सो यहाँ से क्या समझ आया, G बी द वन वन फंक्शन, देन ये वन वे स्टेटमेंट है। तब अगर G वन वन है, T सफिशिएंट है, तो GT सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर दैट फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कन्वर्स ट्रू नहीं है कि GT अगर वन वन है ना, कन्वर्स ट्रू नहीं है, या अगर G वन वन नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, या अगर ये सफिशिएंट G के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो मतलब अगर ये सफिशिएंट, जैसे x1 प्लस x2 वन वन फंक्शन नहीं है, स्टिल वो सफिशिएंट है। क्योंकि थ्योरम का ऐसा जरूरी नहीं ना कि वन वन नहीं है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ तक अगर तुम चेक करते x1 प्लस x2 को तो क्या करता, 0 0 क्या क्या जनरेट करता, 0 1 2, है ना। तो दो वैल्यू पे रिपीट होगी, 0 1 1 0 पे रिपीट होगी। लेकिन अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन से जाओगे तो वो हमेशा हमने प्रूव करके दिखाया है कि x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2 गिवन t इज इक्वल टू t इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, चाहे आप x1 x2 और t कुछ भी ले लो। तो ये तो एक पॉइसन के लिए था कि पॉइसन के लिए मैं इसको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ फिर से। तो ये मैं एक्चुअली है ना, ये तो प्रूफ हो गया। एंड ये मैं पहले है ना पॉइसन के लिए लिख रहा था, लेकिन यहाँ बर्नौली लिखा था, सो आई रिपीट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना के लिख दूं कि लेट x1 x2 बी IID पॉइसन थीटा, देन मान लो ऑप्शन ए है t इज इक्वल टू, देन अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, which of the following is our sufficient estimator, है ना, for this distribution Poisson theta। तो ऑप्शन ए जैसे है अभी के लिए फुल सैंपल ले लेते हैं x1 x2, ऑप्शन बी x1 प्लस 2x2, ऑप्शन सी 2x1 प्लस x2, ऑप्शन डी 2x1 प्लस 2x2 और ई ऑप्शन x1 प्लस x2। तो अब बताओ ये पॉइसन थीटा है, ठीक है ना, दिस इज फॉर द पॉइसन थीटा। तो इसमें क्या क्या आएगा, फुल सैंपल इज ऑलवेज सफिशिएंट, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, या सैंपल साइज 2 का है तो ये हमेशा सफिशिएंट होगा। ये तो हमने प्रूफ, अच्छा ये प्रूफ नहीं किया है ना, इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। अभी कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से कर देता हूँ, ये आ जाएगा, है ना। फिर से मैं अज्यूम कर रहा हूँ तो ये प्रूफ करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ से ये आएगा, ये दोनों फेल होगा, ठीक है। अभी ये प्रूफ किया हमने, क्यों फेल होगा, ये काउंटर एग्जाम्पल था। सिमिलर वे में 2x1 प्लस x2 का भी आप चेक कर सकते हैं, सिमिलर तरीके से आ जाएगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, ये तो पॉइसन के लिए हो गया। यही चीज मैं रिपीट करता अगर किसके लिए, बर्नौली के लिए, जैसे यही क्वेश्चन मैं ऐसा लिखूं बर्नौली के लिए कि लेट x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल
from Bernoulli theta, then which of the following is our sufficient estimator for this distribution? या फॉर थीटा लिखोगे स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम. ए क्या है, सेम ऑप्शन लिख दो. फुल सैंपल हो गया. बी मान लो आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. सी लिख दो x1 प्लस x2. डी लिख दो x1 प्लस 2x2. ई में हो गया 2x1 प्लस 2x2. ठीक है, यहाँ x1 प्लस x2 1/2 x1 प्लस x2 इस तरह से. सो अच्छा 2 बार हो गया, तो इसको 2x1 प्लस x2 कर दो. अरे यार 2x1 प्लस x2 कर दो. ठीक है, अभी के लिए ठीक है. तो ये फुल सैंपल ऑलवेज सफिशिएंट, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज सफिशिएंट. तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग ये ऑप्शन. तो यहाँ पे मैं अगर एफ कर देता तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा सफिशिएंट होगा, ये थ्योरम है. एंड ये तो सफिशिएंट आएगा, ये हमने प्रूव किया है ना. अभी मैं डेफिनेशन से प्रूव करके दिखाया हूँ. और ये सफिशिएंट बर्नौली में होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि मुझे एक्चुअली पॉइसन वाला याद था, तो मैं बर्नौली के लिए ये क्वेश्चन लिख दिया. बर्नौली में ये सफिशिएंट है. क्यों है? क्योंकि 1 1 फंक्शन है. दिस इज द 1 1 फंक्शन ऑफ दिस, दिस इज 1 1 फंक्शन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ x1 x2 का सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है 0 1 0 1, इसीलिए. सो ये सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट होगा, ये भी सफिशिएंट होगा. ये क्या है? 1 1 फंक्शन है. हाँ बोलिए. तो इसका मतलब जब अगर आप कह रहे हैं सैंपल भी सफिशिएंट होगा किसी भी फैमिली और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मतलब सैंपल इटसेल्फ इज अ स्टैटिस्टिक. यस एग्जैक्टली, सैंपल इटसेल्फ इज ए स्टैटिस्टिक्स. अभी आगे बताऊंगा ये कंप्लीट, ये सफिशिएंट होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा. हाँ यस ठीक है ना. आगे आएगा एस्टिमेटर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एस्टिमेटर आएगा. तो कोई सैंपल इज सेपरेट स्टैटिस्टिक. ये ऑर्डर पेयर टाइप का, ये ऑर्डर पेयर है, मतलब एक पॉइंट है ना, ऑर्डर पेयर है, इंटरवल नहीं है, ऑर्डर पेयर. ठीक है ना, जैसे x, y लिखते हैं ना, XY प्लेन में आप पॉइंट, तो वो ऐसा है. पॉइजन में x1 प्लस x2 में. हाँ उसको मैं प्रूव करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो जाएगा, डेफिनेशन से करूंगा. तो मैं तो उसको सर अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो फिर अगर एक पैरामीटर है तो इसका मतलब तो हमको एक पैरामीटर के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है हमारा, मतलब एक स्टैटिस्टिक. हाँ ऐसे कैसे हो गया? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मैं फैक्टराइजेशन थोड़ा प्रूव क्यों नहीं हो जाएगा. सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है ना इसके पास. अगर x1 x2 नोन है तो बताया तो डेफिनेशन से तुम्हें. तो ये तो प्रूफ था इसका. कहाँ सोए हो? देखो ये रहा ना प्रूफ, ये लो इसका प्रूफ, ये लिखा हुआ तो है कि अगर सारे वैल्यूज गिवन है, x1 x2 दोनों गिवन है, और तुम्हें x1 x2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 ही आ जाएगी. जो गिवन है वही निकालोगे ना, या तो 1 आएगी या 0 आएगी. मान लो यहाँ तुम डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हो, सोचो तुम सोचोगे यहाँ डिफरेंट ले रहे हैं, यहाँ कुछ और गिवन है, तो 0 आ जाएगी. अगर उस केस में मैंने सेम लिया है, या तो 1 आएगी या 0 आएगी. अगर सेम लोगे तो इंटरसेक्शन में सेम वैल्यू आ जाएगा. ई गिवन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. तो अगर ये वैल्यू सेम है तो ए इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए कट के 1 हो जाएगा. अगर ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है, दोनों में कॉमन नहीं है वैल्यूज, तो 0 हो जाएगा इंटरसेक्शन. बट फिर भी ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना. दिस डज नॉट, चाहे 1 आएगा चाहे 0 आएगा, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन थीटा. दैट्स व्हाई इट इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर. ये तो है प्रूफ. फुल सैंपल इज सफिशिएंट. कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हें बताऊंगा. एक पैरामीटर है और यहाँ n डायमेंशनल, ये कंप्लीट नहीं होगा. उसके पहले आगे डेफिनेशन देखेंगे. अभी हम सफिशिएंसी पढ़ रहे हैं. सफिशिएंट एंड कंप्लीट आर द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो अभी के लिए आगे बढ़ता हूँ. तो ये जो मैं शुरू में लिख रहा था, तो यहाँ तक ठीक है. तो ये शुरू मैंने यहाँ नोट लगाए थे वो हटा दिया, क्योंकि बर्नौली में दिस इज करेक्ट. ठीक है. तो आगे आते हैं. और इसकी वजह क्या था? क्योंकि ये 1 1 फंक्शन हो गया. डिस्टिंक्ट वैल्यू x1 x2 जनरेट डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ t. यहाँ पे x1 प्लस 2x2 है ना, जैसे मैं t2 लिख रहा था, कुछ भी लिख दो, t2 या t1 है ना. सो दैट इज द, अगर इसको t2 लिख दोगे तो यहाँ t2 हो गया, ये t2 हो गया, है ना, इस तरह से. तो वैसा है, 1 1 फंक्शन होने के लिए करेक्ट था. ठीक है. ये प्रूफ था कि क्यों x1 प्लस x2 बर्नौली में सफिशिएंट है बाय डेफिनेशन. मैं पॉइसन का थ्योरम से करूंगा, जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है, तो उसका एप्लीकेशन भी आ जाएगा. टाइम है ना हमारे पास. तो अभी मैं आगे लिखता हूँ. तो देखो सफिशिएंट चेक करने के लिए हर बार डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन लगाना इज अ लेंदी प्रोसेस, टाइम लगेगा. तो हमारे पास एक थ्योरम आता है, इसका नाम है सर जी. वो जो
पॉइजन में x1 प्लस x2 है, हाँ उसमें जैसे कि हाँ, अभी मैं प्रूव करूंगा, अभी बोला हूँ थ्योरम से प्रूव जी। करूंगा उसको, डेफिनेशन से नहीं, डेफिनेशन से भी हो जाएगा। तुम डेफिनेशन से करो, जैसे मैंने बर्नौली के लिए किया है वैसे ही पॉइजन के लिए करो, सेम चीज़ हो जाएगा। इसके पैरेलल लिखो तुम। अगर जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा कैसे हो रहा है x1 x2 में, ये मैंने बर्नौली के लिए प्रूव किया है, सेम प्रूफ तुम लिखो पॉइजन के लिए। क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, बस यहाँ मैंने बर्नौली का पीएमएफ यूज़ किया है, तुम यहाँ पॉइजन का पीएमएफ यूज़ करो। देखो कट के फ्री ऑफ थीटा आएगा, आएगा चेक करो। अभी आगे इतना ही तो बाकी है, यहाँ तक तो कॉमन ही रहेगा, बस ये तुम्हें कैलकुलेशन करना है पॉइसन के लिए, करके देखो ना, इतना तो कर लो मेहनत भाई, करो अभी देखो। नहीं सर, वो कर लूंगा मैं। हाँ बस पूछ रहा था कि जब वो 1-1 नहीं होगा तो इसलिए। सो 1-1 नहीं होगा तो कुछ नहीं कह सकते, फिर डेफिनेशन से करेंगे या फैक्टराइजेशन थ्योरम से करेंगे। अगर टी सफिशिएंट है, जी फंक्शन 1-1 नहीं है, तो जीटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो हो सकता है सफिशिएंट हो सकता है नहीं हो। कैसे डिसाइड करेंगे? तो डेफिनेशन से। जैसे x1 प्लस x2 भी सफिशिएंट नहीं है ना, सॉरी x1 प्लस x2 भी 1-1 फंक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो सफिशिएंट है। इसी में तुम चेक करो, अगर तुम देखना चाहोगे कि जैसे 0-0 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 0-1 के करस्पॉन्डिंग आएगी 1, 1-0 के करस्पॉन्डिंग आएगी 1, 1-1 के करस्पॉन्डिंग आएगी 2। तो दो डिफरेंट वैल्यूज हैं जिसके करस्पॉन्डिंग x1 प्लस x2 का वैल्यू 1 ही आ रहा है, तो 1-1 फंक्शन नहीं है, स्टिल ये सफिशिएंट है। और दूसरा एग्जांपल एक और दिया था मैंने यहाँ पे, जिसमें 1-1 नहीं है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं कह सकते ना, ये 1-1 फंक्शन नहीं था लेकिन ये सफिशिएंट भी नहीं था। तो अगर जी कोई एस्टिमेटर 1-1 फंक्शन नहीं है सफिशिएंट एस्टिमेटर का, तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, वो सफिशिएंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। x1 प्लस x2 इज नॉट 1-1 फंक्शन but it is sufficient. x1 plus 2x2 is not 1-1 function but it is not sufficient. तो 1-1 है तो थ्योरम गारंटी देता है कि जीटी सफिशिएंट होगा। तो मैं यही तो कहना हूँ समझने को, अगर तुम इतने दिनों में कोर्स पढ़े होंगे, चाहे मैथ्स का या कोर्स जो भी कोर्स में पढ़ाए हैं, मैं कह रहा हूँ इफ देन स्टेटमेंट में इफ समथिंग इम्प्लाइज देन समथिंग, ये तो वन वे है ना भाई, तो वापस नहीं आ सकते तुम, राइट डजंट इम्प्लाई लेफ्ट। तो उसमें या इफ, अगर इफ देन स्टेटमेंट है, इफ वाला फॉल्स हो गया तो देन के बारे में कुछ नहीं कह सकते तुम। इफ ट्रू है तो देन के ट्रू होने की गारंटी देगा। इसको बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक है ना, इसी तरीके से आपको समझना। इफ देन में होता है कि P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, दोनों तरीके से ट्रू है। लेकिन इफ देन में बस P इंप्लाइज Q, नॉट P डजंट इंप्लाई अबाउट एनीथिंग Q। एग्जांपल बताया तो डिफरेंशिएबल वाला केसेस कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो नहीं, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब बच्चा पूछेगा सर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऐसा कहाँ कहा है थ्योरम? ऐसा थ्योरम तो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, इतना ही कह रहा है ना। अब थ्योरम थोड़ी कह रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कह रहा। मॉड एक्स जैसे डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। तो थ्योरम को गलत मतलब निकालोगे तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तुम्हें थ्योरम का सही इंटरप्रिटेशन निकालने हैं। अगर वन वे थ्योरम है तो इफ के ट्रू होने पे भी देन के ट्रू होने की गारंटी देगा। इफ अगर फॉल्स है तो देन कुछ नहीं कह सकते तुम। तो यही तो सीखना है तुम्हें इस कोर्स में, या जो तुम पढ़ते हो इसमें तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल पीपल में और तुम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड, तो यही तो डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग का, कि तुम्हें किसी स्टेटमेंट का सही मीनिंग समझना है, ये चीज है। सर सारे 1-1 होंगे, इस चीज का भी कोई प्रूफ है, मतलब कैसे कह सकते हैं जो हाँ। थ्योरम है? हाँ तो प्रूफ करो, प्रूफ देखो, क्योंकि मैं तो यहाँ बीएससी कोर्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्रूफ कराऊंगा। यहाँ मैं प्रूफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेमेस्टर कोर्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज का कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। वहाँ तो ये पर्पस होता है कि तुम्हें डेफिनेशन लिखाना, थ्योरम लिखाया, प्रूफ कराया, तो वहाँ क्वेश्चन है, फोकस नहीं होता। यहाँ मैं जैम गेट की तैयारी करा रहा हूँ, तो हमारे एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, तुम्हारे एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं आएगा कि 1-1 फंक्शन होगा। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि किताब में मैंने पढ़ा है, किताब में इसका प्रूफ है। अगर तुम्हें प्रूफ पढ़ना हो तो ये लो, इसमें मैं रेफरेंस बता देता हूँ, यू जस्ट चेक। बीके रोहतगी का बुक है, खोलो अभी देखो प्रूफ। मैं प्रूफ कराऊंगा नहीं, इतना टाइम थोड़ी है कि मैं प्रूफ करा, फिर 6 महीने मतलब अगले 6 साल तक मैं तुम्हें तैयारी कराता रहूंगा जैम का, प्रूफ कराता रह गया तो। सो इसका जो प्रूफ है वो ये मैं रेफरेंस दे देता हूँ, तुम चेक करो। और इतनी अगर इतनी समझ है तो समझ लेना प्रूफ ये है। वरना कॉलेज में कराए होंगे, जो लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, बीएससी किया कॉलेज वाला, हम भी कॉलेज में कराते हैं जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर जितने थ्योरम लिख रहा हूँ सबका प्रूफ कराता हूँ, क्योंकि कॉलेज में बच्चों को चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि सबने बीएससी किया हुआ है, अब जो नहीं किया तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि जैम तो बीएससी के बाद होती है,
तो जैम वाले थोड़ी कहते तुम कोचिंग लगा के आओ, जैम वाले कहते तुम बीएससी करके एग्जाम दो सीधा सीधा, वो तो तुम कोचिंग लगा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वीकनेस है या तुम्हें लग रहा है कोई हेल्प मिल जाएगा इसीलिए। तो यहाँ मैं बीएससी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, तो जैम गेट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं प्रूफ थोड़ी कराऊंगा। और जो बच्चे अच्छे जैसे डीयू में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सारे प्रोफेसर, थोड़ा मैं भी खुद डीयू से पढ़ा हूँ, तो वहाँ जो भी थ्योरम्स लिखाया जाता है सबका प्रूफ कराया जाता है, और किताब में तो है ही प्रूफ ना। सो ये जो थ्योरम आपका है ये यहाँ पे मिल जाएगा, देखो चैप्टर नंबर क्या है ये, सफिशिएंसी कंप्लीटनेस एंसिलियरी। इसमें वो टॉपिक खोलो, ये है ना, ये टॉपिक जो है तुम्हारा चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर नंबर है 8 है ना, पेज 343 के आसपास मिलेगा। हाँ हाँ ये बुक में मिल, वही कह रहा हूँ, चाहे तुम कैसेला अगर बुक उठा लो या वीके रोहतगी की बुक उठा लो, क्योंकि मैं यही बुक ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं गुप्ता कपूर ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। गुप्ता कपूर में भी प्रूफ होगा, तुम चेक करो, गुप्ता कपूर में भी इस थ्योरम का प्रूफ है। अब यहाँ मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। सो ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये हर बुक में आपको मिलेगा। इस थ्योरम का नाम है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, इस थ्योरम का ये नाम है, ठीक है ना। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तुम गूगल कर लो, इसका प्रूफ मिल जाएगा, तुम जस्ट गूगल करो प्रूफ ऑफ इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, वहाँ भी तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इस थ्योरम का नाम है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट, है ना। आजकल तो इतने ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है, देखो उसमें ऑनलाइन भी प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ क्या बताया मैंने पेज 345 का रिमार्क 4। अच्छा 345 पे वही एडिशन तुम्हारे पास है। अभी मैं फैक्टराइजेशन थ्योरम कराने वाला हूँ, तो अभी जो मैंने कराया ना वो एग्जाम्पल नंबर 5 भी है। ये देखो वीके रोहतगी वाली बुक से बता रहा हूँ, ये एक्चुअली जिन लोगों को अगर रिटर्न प्रूफ है ना, ये जैसे ये वाला जो पार्ट है ना ये उसमें भी कर रखा है वीके रोहतगी में, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 344 पे वीके रोहतगी वाली बुक सेकंड एडिशन में। ये जो मैंने अभी कराया यही चीज़ बुक में भी, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब किताब में लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी ये सब मैंने डिराइव किए हैं, ये सब किताब में, मैंने किताब से सीखा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये चीज़ें, ऐसा थोड़ी ये सब मैंने दिया है, ये सब चीज़ें, ये जो भी चीज़ें क्लास में करा रहा हूँ सब बुक में लिखी हुई है, बस बुक वाली चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह बुक में मिल जाएगा आपको, पेज 343 ना। तो ये बोल रहा हूँ, बाकी इसमें ढूंढो थ्योरम कहाँ लिखा हुआ है तो उससे पता चल जाएगा। एक तो जो मैं लिख रहा था फुल सफिशिएंट, देखो बुक अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, किसी बुक को पर्टिकुलर एक बुक को फिक्स करके तुम 4-5 बार रीड करो ठीक से, तुम्हें सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो बच्चा थोड़े मेहनती है, सिंसियर है, तुम कोई एक बुक उठाओ, रोहतगी वाली बुक ही उठाओ, उसको तुम 4-5-10 बार जस्ट हर चैप्टर को रीड कर जाओ, एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, तो तुम्हें देखो चीज़ें बहुत अच्छे, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे क्यों आता है, क्योंकि मैंने किताब पढ़े हैं, तुम भी पढ़ोगे तुम्हें भी आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा, ऐसा मैं भगवान थोड़ी कि मुझे सब आता है, मैंने भी किताब से ही पढ़ा है, तुम भी पढ़ोगे तुम्हें भी आ जाएगा, सब किताब में लिखा हुआ है। फुल सैंपल इज सफिशिएंट ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल 2 में आई थिंक यही कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में इस तरह ये देखो क्या है, सारे इसमें सब किताब में लिखे हुए हैं, बस तुम्हें ढूंढना है ठीक से, समझना है। देखो फैक्टराइजेशन थ्योरम मैं करा देता हूँ, फिर आता हूँ, देखो इसमें चेक कर लो, है सो मिल जाएगा। रिमार्क 4, हाँ पेज नंबर मेरे में 345 पे रिमार्क नंबर 4 है, मेरा सेकेंड एडिशन है। हाँ सर वही है ना, देखिए वहाँ पे कर रखा है इसने, तो उस तरह से आप चेक कर लो, वो प्रूफ लिख रखा है, समझो ठीक से। तो सारी चीज़ें ना बुक में जो स्टैंडर्ड बुक है, ये तो चलो वीके रोहतगी की थोड़ी लो लेवल की बुक है, अगर आगे हायर लेवल पे जाओगे तो इससे भी बहुत हाई लेवल की बुक है, लहमान वाली बुक आती है, कैसेला की खुद ही एक बुक है। अच्छा कैसेला बर्गर तो ये है, एक कैसेला और लहमान की अलग बुक है, वो थोड़े उससे भी डिफिकल्ट बुक है। तो जितने लेवल एक चीज का रेफरेंस आप ये अगर बता पाए तो, हाँ। ये जो सैंपल कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्टैटिस्टिक्स, इसका कहीं अगर रेफरेंस है तो बता दीजिए। यही है ना, यहाँ लिखा तो है, देखो इसमें लिखा होगा फुल सैंपल इज सफिशिएंट, स्टैटिस्टिक्स है इसमें। तुम देखो इसमें फुल सैंपल को इसने भी सफिशिएंट लिखा होगा, चेक करो ढंग से, लाइन बाय लाइन पढ़ो, समझ आएगा। लिखो ये रिमार्क नंबर 1 343 पेज पे रिमार्क नंबर 1 है ना, लिखो रिमार्क नंबर 1 पेज नंबर 343 पे लिखा है कि द आउटकम x1 x2 xn इज ऑलवेज सफिशिएंट, मतलब फुल सैंपल इज ऑलवेज सफिशिएंट लिखा है ये। एंड बट वी विल एक्सक्लूड द ट्रिवियल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम कंसीडरेशन, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 t इज सफिशिएंट फॉर थीटा, वी नीड ओनली। रिमार्क नंबर 1 में वो चीज़ है जो तुम कह ढूंढ रहे हो, ठीक है। ठीक है सर।
सब किताब में यही कह रहा हूँ कि जो बच्चे थोड़े मेहनती और सिंसियर हो, ढंग से किताब पढ़ो, सब लिखा हुआ है। यह है कि अगर मैंने क्लास में करा दिया तब तुम बुक पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। इनिशियली क्योंकि मुश्किल होगा समझना, तुम्हें 2, 3, 4, 5, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ठीक से समझ आएगा। स्पेशली रोहतगी और कैसेला वाली जो बुक है, क्योंकि इसका लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, ये कम वर्ड में ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं, तो तुम्हें वो गैप्स को समझना पड़ेगा ठीक से। एनीवे, तो ये भी एग्जाम्पल है, और ये जो मैंने कराए हैं अभी, जो ये कराया था, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये जो मैं x1 + x2 लिखा रहा था, ये उसी में एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये वाला 5 है, और ये जो मैंने अभी सम वाले कराए थे ये 4 है ना, अभी सम वाला कराया था ना। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 इन द वीके रोहतगी बुक। चैप्टर 8 में 8.3 सेक्शन है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो मैंने लिखे हैं वहीं वहाँ भी लिखा है उसने। बाकी इसके लिए चेक कर लो, सेम चीज़ है पॉइसन के लिए। तो पॉइसन के लिए अगर आप चेक करोगे तो x1 = x1, x2 = x2 गिवन t = t। दिस इज, देखो मैं ही नहीं, कोई भी दुनिया का टीचर पढ़ा रहे हैं कोई भी कोर्सेज, चाहे आपके कॉलेज के हो या किसी IIT के हो, IISc बैंगलोर के हो, जो भी कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वो किताब से ही पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया है इस फील्ड में। जो रिसर्च है वो बहुत आगे के लेवल की चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब रिसर्च हो चुकी है। तो ये सब जो पढ़ रहे हो बेसिक चीज़ें जो आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले रिसर्च हुआ था, जैसे लेमन-सेपी थ्योरम है या राव ब्लैकवेल थ्योरम है। राव ब्लैकवेल थ्योरम का 1950 के आसपास आया था। तो अभी जो तुम पढ़ रहे हो ये सब ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है 1950-60 के आसपास ही, तो ये तुम कोर्स में पढ़ रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा तो अभी जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं या कोई जो रिसेंट में रिसर्च कर रहे हैं वो चीज़ें तुम पढ़ोगे जब तुम रिसर्च करोगे तब। तो जो भी टीचर कोई भी कोर्स पढ़ा रहा है, चाहे कहीं पे भी हो, इंडिया के या फॉरेन में कहीं भी, वो बुक की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और वो चीज़ें किसी और ने दी हैं, कोई टीचर ने दी। हाँ, हो सकता है कि वही टीचर, जैसे आप लेमन सेफी है या जब मान लो क्रैमर राव हो गए, जो भी है ना, क्रैमर CR राव कहाँ पे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रोफेसर थे, अभी तो लास्ट 1-2 साल पहले शायद उनका डेथ हुआ है। इस तरह से है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर ही हैं, जो भी रिसर्चर है, जो ये सब थ्योरी जिन्होंने दिया है वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर ही थे, ये चीज़ें। तो हम लोग आते हैं नीमन पियर्सन, है ना, सॉरी नीमन पियर्सन, नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो ये सिर्फ सिलेबस में फैक्टराइजेशन थ्योरम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो जस्ट ये बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, और इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स लिखाए हैं, ठीक है। अभी मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है। बाकी और डिटेल में पढ़ना है, कोई भी बुक उठाओ, ढंग से उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो लाइन समझना है पूछो, तो उससे सीखने को मिलेगा। अगर बुक में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी रहती है, तुम्हारे पास टाइम है, यू गो थ्रू बुक्स, तो बुक्स पढ़ने का फायदा तो होता है। नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्लास में करा रहा हूँ वो काफ़ी है एग्जाम के लिए। लेकिन अगर प्रूफ चाहिए थ्योरम्स के, जो मैं प्रूफ तो लिखता नहीं थ्योरम का, तो प्रूफ्स आपको बुक में जरूर मिलेगा हर थ्योरम का, जो भी मैं लिख रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम है ना, ये देखते हैं। तो इसका नाम, पूरा नाम यही है, नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम इसका नाम है। तो ये क्या कहता है कि दिस सेज लेट x1, x2, xn be a random sample from a distribution with PDF या PMF। मैं अभी कॉमन नोटेशन यूज करूंगा, फिर से आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में PDF होगा, डिस्क्रीट में PMF होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन विथ PDF या PMF। अभी के लिए यही नोटेशन यूज करता हूँ, F थीटा या FX थीटा, बुक में ऐसा लिखा रहता है FX थीटा, तो इसका मतलब है PDF में थीटा इन्वॉल्व है, तो ये मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ F थीटा, है ना। तो इसका मतलब है इसमें थीटा इन्वॉल्व है। अब क्या होता है कि, या जस्ट FX लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना, PDF FX, इसमें थीटा तो होगा ही। तो आप लोगों को पता तो है लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, सबको पता है व्हाट इज लाइक्लीहुड फंक्शन? So joint distribution of that. हाँ, लाइक्लीहुड फंक्शन इज जॉइंट PDF और जॉइंट PMF एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। यही है, MLE में लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे थे ना हम लोग, जब MLE निकालते थे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो वहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे थे, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन के टर्म्स में ही थ्योरम है। सो ये कहता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज जॉइंट PMF और PDF। तो अभी के लिए मैं कॉमन नोटेशन लिख रहा हूँ, ये FX थीटा लिखा हूँ, ये PDF PMF दोनों का नोटेशन यही लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ FX I फ्रॉम 1 to n, यही है। अब ये थ्योरम क्या कहते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब थ्योरम क्या कहता है, तो पहले तुम्हें लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थ्योरम लगाने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा लाइक्लीहुड फंक्शन, और एक बार लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लिया उसके बाद कैसे पता चलेगा, तो
an estimator T is sufficient, an estimator T is sufficient if and only if, ठीक है, an estimator T is sufficient if and only if likelihood function can be written as function of x1 x2 xn and g of theta comma t, ठीक, g of theta comma t, समझो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, h of x1 x2 xn g of theta comma t, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ g of theta t, सो g of theta t ऐसा लिख सकते हैं, या बुक में है ना ऐसा लिखा रहता है g theta t, तो t क्या है, t एस्टिमेटर है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, दिस वेयर, आपको समझना है, वेयर h जो है x1 x2 xn इज फ्री ऑफ थीटा एंड g theta t is free of x1 x2 xn except t, या मैं दूसरे वर्ड में लिखूं तो इसका मतलब ये है कि g theta t contain x1 x2 xn only through t, मतलब कि यहां पे t में जो t तो एस्टिमेटर है ना, एस्टिमेटर क्या होता है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, तो ये कहना चाह रहा है कि t में जो xi होगा उतना ही होगा, t के अलावा कोई xi इसमें नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है कि जो ये है फ्री ऑफ xi एक्सेप्ट t में जो एक्साइज होगा दैट इज अलाउड, उसके अलावा t के बाहर कोई एक्साइज नहीं होना चाहिए इस फंक्शन में, तो ये थीटा और t का फंक्शन होगा, इसमें कहीं थीटा नहीं होना चाहिए, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा या फ्री ऑफ थीटा, दिस कंटेन x1 x2 xn ओनली थ्रू t, तो इस फंक्शन में x1 x2 xn अगर दिखता है आपको तो वो t के थ्रू ही होना चाहिए, t के अलावा कोई x1 x2 x3 xn नहीं होने चाहिए, ये आपका नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम है, ये फैक्टराइजेशन क्या हुआ है, तो इसको आपने दो फंक्शन का प्रोडक्ट में लिखा है ना, इसीलिए ये फंक्शन ऑफ h इंटू फंक्शन ऑफ t, अच्छा हो सकता है यहाँ पे t ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या है ना मोर देन वन डायमेंशनल हो, अभी के लिए मैं इस थ्योरम को उन्हीं क्वेश्चन पे लगाता हूँ जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, पॉइसन और बाइनोमियल देखा है, बर्नौली देखा है ना, पॉइसन और बर्नौली उसी पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, चलिए एक बार रीड कर लो सब लोग और कहीं क्वेरी है तो पूछो, यहाँ फैक्टराइज हुआ है h ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है इसको फैक्टराइज किया, मतलब फैक्टर है ना, एक फैक्टर h फंक्शन है, दूसरा फैक्टर g फंक्शन है, g फंक्शन में थीटा और t होगा, कोई एक्साइज नहीं होंगे अदर देन t, जो भी एक्साई होगा t में होगा, उसके अलावा कोई एक्साई नहीं होगा यहाँ पे, इसमें कहीं पे थीटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्साइज होंगे, x1 x2 xn होगा, ओके है, रीड कर लो, कोई क्वेरी है तो पूछो इसमें, देखो इसमें मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो अभी के लिए जैसे अभी लिया था हमने x1 x2 इज पॉइसन थीटा, अभी दो ले रहा हूं, सैंपल साइज 2 ले रहा हूं, इनके लिए भी लिख सकते हैं, 2 के लिए लिखता हूं, तो इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा वो होगा, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट है ना, तो मैं ऐसा लिखूंगा xi i फ्रॉम 1 to n, n तो 2 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू x1 इंटू x इज इक्वल टू x2, पुट करो इसमें, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बन के आएगा, e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x1 अपॉन x1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x2 अपॉन x2 फैक्टोरियल, इसको अगर ठीक से आप लिख लोगे तो क्या हो जाएगा ये, सो यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस 2 थीटा, थीटा की पावर x1 प्लस x2 अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, तो अभी तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लिया, अब इसको फैक्टराइज करो, कैसे फैक्टराइज करोगे, ऐसे एक h ढूंढो क्या होगा और g थीटा t ढूंढो क्या होगा, तो अभी लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लिया, उसको फैक्टराइज करेंगे अब, सो फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 1 अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल बाहर कर दिया, e की पावर माइनस 2 थीटा, थीटा की पावर x1 प्लस x2, तो इसको अगर मैं t नाम रख दूं तो ये t हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया एक्चुअली दिस इज h ऑफ x1 x2 इंटू दिस इज g ऑफ थीटा t, तो इसने क्या कहा था कि g थीटा t में कोई xi नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट t, तो सोचो t ऐसा क्या लोगे सारे xi
टी में कंज्यूम हो जाएंगे, है ना, टी के बाहर कोई एक्साइज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या समझ आया, तो यहाँ से समझ आया, अच्छा इसको अगर टी नाम दे दूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1/x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल e की पावर -2 थीटा और थीटा की पावर t। अब इसमें कहीं एक्साइज दिख रहा है टी के अलावा, नहीं दिख रहा ना, इसमें कहीं थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सो h शुड बी फ्री ऑफ थीटा, g शुड बी फ्री ऑफ xi एक्सेप्ट t। तो जो भी xi होगा t में ही होगा, t के बाहर कोई एक्साइज नहीं होने चाहिए, देन वी से t इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि t इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ या फॉर पॉइसन थीटा। अब जैसे कोई कहेगा कि एक सैंपल कैसे प्रूफ होगा, तो इसी को मैं रीराइट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अभी मैं इसी को फिर से रीराइट करता हूं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो ये तो यूनिवेरिएट वर्जन के लिए लिखा है हमने, इसको मल्टीवेरिएट वर्जन के लिए भी लिख सकते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं h ऑफ x1 x2 xn g थीटा t1 t2 tn ऐसा बना दो, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो। मतलब जितने ही बना सकते हो एस्टिमेटर तुम, जैसे इसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया, जैसे मैं इसी थ्योरम, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसी लाइक्लीहुड फंक्शन को मैं फिर से लिख रहा हूँ अगले पेज पे। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आया है, e की पावर -2 थीटा, थीटा की पावर x1 प्लस x2, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल। इसके बाद ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, या आप ऐसा समझ लो उसको ना, अलग अलग कर सकते, जी थीटा t1 जी थीटा t2 ऐसा कर सकते हो अलग अलग। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि इसको ऐसा लिखने के बजाय मैं बेटर है इसको ऐसा ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा g1 थीटा t1 इंटू g2 थीटा t2 एंड सो ऑन। अगर ऐसा लिख पाओगे तब भी हो जाएगा, जैसे तो, या दूसरा इसी का एक्सटेंशन लिख देता हूँ, अगर बेटर रहेगा मैं आगे लिख देता हूँ। तो उस केस में t जो बनेगा ना, gn थीटा tn, अगर ऐसा लिख दोगे ना तो t1 t2 t3 tn विल बी जॉइंटली सफिशिएंट। जॉइंटली सफिशिएंट मतलब एक साथ, जैसे फुल सैंपल इज जॉइंटली सफिशिएंट। तो अभी के लिए ठीक है, यहाँ तक देखो, ये वाले पार्ट पे मैंने ये वाला लिखा है, ये चीज़ लिखा है, तो यहाँ t आया x1 प्लस x2। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ, देखो ऐसे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर -2 थीटा, थीटा की पावर x1 थीटा की पावर x2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हो गया h ऑफ x1 x2, और यहाँ मैं लिख दूँ g ऑफ थीटा t1 इंटू जी ऑफ थीटा t2। तो एक काम करो, इसको ये मान लो, ठीक है, इसको ये मान लो, और ये तुम्हारा ये है। तो यहाँ से क्या समझ आया, अब बताओ, फिर से वही चीज़ है, g शुड बी फ्री ऑफ एक्साइज एक्सेप्ट t1, दिस g शुड बी, यहाँ g1 g2 कर दो, दिस शुड बी फ्री ऑफ एक्साइज एक्सेप्ट t2। तो यहाँ t1 क्या बनेगा, इसमें एक्साइज x1 है तो t1 को x1 ले लो, t2 को x2 ले लो। तो यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो t यहाँ बनेगा t1 t2, और t1 की जगह क्या होगा x1 x2, दिस इज सफिशिएंट। तो इसको बोलते हैं जॉइंटली सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट है लेकिन चूंकि ऑर्डर पेयर है ये, तो इसको बोलेंगे जॉइंटली सफिशिएंट, जॉइंटली सफिशिएंट फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है आपका फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन थीटा। तो उसी फैक्टराइजेशन थ्योरम से ये भी आ गया एक्चुअली। आगे बाकी अगर आप पॉइसन, यही चीज मैं बर्नौली के लिए करता तो क्या होता, यही चीज मैं बर्नौली के लिए करता कि लाइक x1 x2 इज IID बर्नौली थीटा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, ये भी सैंपल साइज 2 लिया है मैंने, तो x इज इक्वल टू x1 इंटू x इज इक्वल टू x2। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा थीटा की पावर x1 1 माइनस थीटा की पावर
1 माइनस x1 थीटा की पावर x2 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस x2। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा इसको। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा की पावर x1 प्लस x2 1 माइनस थीटा की पावर 2 माइनस x1 प्लस x2 और ब्रेक करोगे तो थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर x1 प्लस x2 इंटू 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर। अब आपको लिखना है, तो ये तो सब थीटा का ही फंक्शन आ गया, तो कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट अगर नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो देखो इसको तुम क्या करोगे, अब ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है दैट यू हैव टू राइट h ऑफ x1 x2 एंड g ऑफ थीटा t। बात वही है, g थीटा t यहाँ लिखो या ऐसा लिखो। तो सोचो क्या होगा, तो ये पूरा जो है तुम्हारा ये g है और आगे कुछ नहीं मिल रहा तो 1 है। जैसे h फंक्शन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो h है ये 1 है और बाकी ये पूरा है 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर t, ऐसा समझ लो। ये g है और ये h है, h इज 1 g इज दिस, तो t क्या होगा x1 प्लस x2, क्योंकि g फंक्शन मस्ट बी फ्री ऑफ x1 x2 xn एक्सेप्ट t। तो जो g में x1 x2 xn होगा वो t होना चाहिए, उसके अलावा कोई xi बचनी नहीं चाहिए। जितने xi g में है दैट शुड बी कंज्यूम्ड इन t। तो ये है, तो t क्या बनेगा, x1 प्लस x2 इज सफिशिएंट फॉर बर्नौली थीटा। तो ये मान लो अभी के लिए t1 है, लेट्स से चलो इसको t1 बोल दिया, ये हो गया। अब बाकी आगे तो मैंने बताया ही था, उसको अगर ब्रेक करोगे अभी क्या कर सकते हो, फिर से इसको तुम ब्रेक कर सकते हो। स्टिल यू कैन राइट अगेन, इसी लाइक्लीहुड फंक्शन को तुम ऐसा लिख सकते हो 1 इंटू 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर x1 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर x2। ये कुछ ऐसा हो गया, h x1 x2 g1 थीटा t1 g2 थीटा t2। ठीक, तो क्या मिला t1 t2 यहाँ से, तो यहाँ से t1 t2 अगर देखोगे t1 इज x1 t2 इज x2, तो जो t बनेगा यहाँ पे जॉइंटली बनेगा, सो t इज t1 कॉमा t2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x1 कॉमा x2, दिस इज सफिशिएंट अगेन। तो फुल सैंपल तो हमेशा सफिशिएंट होगा, जस्ट मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन थ्योरम से, उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो सैंपल साइज 2 था, यहाँ पे तुम सैंपल साइज n कर दो तो क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ x1 x2 xn हो जाएगा, है ना, यहाँ अलग अलग करके वैसा हो जाएगा। सो दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट। और फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो मान लो अभी के लिए ये जो t था, है ना, ये जो हमारे पास अभी लिखा था हमने बर्नौली के लिए x1 प्लस 2 x2 इज 1 फंक्शन ऑफ सैंपल था, ये दिखाया था हमने, इसलिए ये भी सफिशिएंट है। इसका मतलब x1 प्लस x2 इज सफिशिएंट, बाकी दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा। सो 1 1 है तो थ्योरम गारंटी देता है, 1 1 नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते हम। किसी को क्वेरी है इसमें बताओ। तो अभी जो मैं कर रहा था ये फैक्टराइजेशन थ्योरम है, तो मैं एक बार फैक्टराइजेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या लिख रहा था मैं, कि ऐसा अगर लिख दो तुम h ऑफ x1 x2 xn g ऑफ थीटा t1 g2 ऑफ थीटा t2, मान लो ऐसा हो गया, g ऑफ अभी के लिए k लिख लो थीटा t k नंबर ऑफ। तो अगर ऐसा आप लिख पाओगे तो इसका मतलब होगा ये जो t एस्टिमेटर है इसमें आएगा t1 t2 tk लिया मैंने, है ना, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो आपकी मर्जी के आप अपने हिसाब से वैरी कर लो। तो उसी फैक्टराइजेशन थ्योरम का जनरलाइजेशन मैंने कर दिया। पहले था ये था कि h ऑफ x1 x2 xn g ऑफ थीटा t। फर्दर यू कैन ब्रेक दिस इनटू दिस वन, अगर ऐसा ब्रेक कर सकते हो तो ये हो जाएगा। तो ये भी वही फैक्टराइजेशन थ्योरम ही है, ठीक है ना, ये फैक्टराइजेशन थ्योरम ही है, वही वाला फैक्टराइजेशन थ्योरम है, ये कुछ अलग नहीं है, उसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट डिफरेंट। नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। जैसे अभी टाइम बचा, एक क्वेश्चन लिख के मैं आज की क्लास खत्म करूंगा। तो आज हमने सिर्फ सफिशिएंट डिस्कस किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी के लिए लिखता हूं।
मान लो क्वेश्चन नंबर क्या है, कितने क्वेश्चन करा दिए, छोड़ो 1 ही लिख देता हूँ। तो x1 x2 xn इज एक्सपोनेंशियल थीटा, देन which of the following is are sufficient estimator for exponential theta। अब जितने भी क्वेश्चन सफिशिएंट एस्टिमेटर का है PYQ असाइनमेंट में या कहीं भी, उसको सॉल्व करो, नहीं हो तो कल पूछो, ठीक है, सॉल्व करके देखो। तो पहला ऑप्शन है, जैसे एक तो फुल सैंपल ही लिख देता हूं, x1 x2 xn। दूसरा ऑप्शन है x1 से xn का सम। तीसरा ऑप्शन है x1 प्लस x2 x3 प्लस x4 प्लस xn, ये ज्वाइंट है, बीच में कॉमा है, ये ऑर्डर पेयर है। चौथा ऑप्शन है x1 कॉमा x2 x3 प्लस x4 अप टू xn। पांचवा है आपके पास कितने बना सकते हो, है ना, बाकी तो मान लो यहाँ कोई नंबर एक्स आर है ना, और यहाँ एक्स आर प्लस 1 से एक्स एन है प्लस में, एक्स एन तक जा रहा है, तो बताओ कौन कौन सा सफिशिएंट होगा। तो फिर से मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये सारे सही होंगे, अब इसको प्रूव करना रह गया, ठीक है। प्रूव करो कैसे, तो क्वेश्चन इज हाउ। सो फैक्टराइजेशन थ्योरम से आ जाएगा। देखो अभी मैंने गेस किया है, चलिए इसे प्रूव करना पड़ेगा ना, कई बार हमें लगता है लेकिन गलत लग रहा होता है ना, फिर उसको चेक कर लो कैलकुलेशन करके। चलो तो क्या करेंगे हम लोग, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। सो प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n PDF थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स आई, तो आ जाएगा थीटा की पावर n माइनस थीटा समेसन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n। तो ये कुछ ऐसा हो गया, इसको आप, है ना, आगे कुछ नहीं तो 1 ले लो, तो इसको आप ऐसा लिखोगे h x1 x2 xn g ऑफ थीटा t। तो ये है g ऑफ थीटा t और ये है h, तो h तो जस्ट 1 है और ये है g ऑफ थीटा t। तो t ऐसा लोगी इसमें xi बचे नहीं, t के अलावा, t के अलावा कोई एक्साइज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे t क्या लेना पड़ेगा, समेसन xi। तो एक तो ये समझ आ गया कि t बराबर जो समेसन xi है i फ्रॉम 1 to n, मतलब x1 से लेके xn तक, दिस इज सफिशिएंट। तो अभी के लिए मैंने ये प्रूव कर दिया, ये सफिशिएंट है। बाकी इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या, अगेन ऑल्सो कैन आई राइट लाइक्लीहुड फंक्शन लाइक दिस। सो 1 into थीटा की पावर n e की पावर माइनस थीटा x1 e की पावर माइनस थीटा x2। देखो ये ऑब्वियस है, फिर मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये ऑब्वियस है ना, क्योंकि हमने कहा फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होगा, तो इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ जस्ट। e की पावर माइनस थीटा एक्स एन, अगर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये h है, इसको एक मान लो, इसको दूसरा तीसरा चलता रहेगा, तो ये क्या हो गया h x वैक्टर मतलब x1 x2 xn, फिर आएगा g1 थीटा t1 इंटू चलता रहेगा gn थीटा tn। अब बताओ क्या क्या है, कंपेयर करो। सो ये 1 तो तुम्हारा h, ये 1 हो गया, ये वाला इसको बोल दो, ऐसे ही चलता रहेगा, ये लास्ट वाला ये है। सो क्वेश्चन है t जो लिखते हैं हम लोग t1 t2 t3, तो यहाँ पे t1 क्या लोगे, एक ही x1 है अवेलेबल, तो ये x1 x2 xn इज सफिशिएंट, ठीक है, तो सैंपल सफिशिएंट होगा ही। आगे मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे ये ऑप्शन लाना है लेट्स से, तो क्या मैं x1 x2 वालों को एक साथ लिख सकता हूँ, तो तुम क्या करो x1 x2 वालों को एक साथ लिख दो। कैसे एक साथ लिखोगे, पावर ऐड कर दो और बाकी को एक साथ लिख दो। तो क्या मैं इसी लाइक्लीहुड फंक्शन को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि 1 into थीटा की पावर n e की पावर माइनस x1 प्लस x2 e की पावर माइनस थीटा, है ना, e की पावर माइनस थीटा, e की पावर माइनस थीटा x3 से लेके xn, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस, उसी लाइक्लीहुड फंक्शन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। चेक करो, सेम लाइक्लीहुड फंक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो हुआ क्या, अब अभी ऐसा हुआ कि hx, ये hx हो गया, इसको एक बोल दो g1 थीटा t1 g2
थीटा T2। अब बताओ T1 क्या है, T2 क्या है। तो यहां से देखोगे तो T जो बनेगा वो ज्वाइंटली सफिशिएंट होगा, अकेला नहीं होगा, ज्वाइंटली सफिशिएंट होगा। तो T1 क्या है, T1 के प्लेस पे x1 प्लस x2, T2 के प्लेस पे x3 से xn। तो x1 प्लस x2 और x3 से लेके xn। तो इसी तरीके से हर ऑप्शन तुम जनरेट कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा है कि सारे ऑप्शन यहाँ ट्रू है। अभी PYQs कल कराता हूँ इस पे, है ना। तो अभी मैंने सिर्फ सफिशिएंट डिस्कस किया है, अगले क्लास में तो अभी हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया, आज हमने बस ये डिस्कस किया है कि सफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन कराया, कुछ थ्योरम्स कराया। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम पे 3 क्वेश्चन किए हैं, पॉइसन, बर्नौली, एक्सपोनेंशियल। अब आप लोग क्या करो, PYQ असाइनमेंट ओपन करो, देखो फैक्टराइजेशन वाले जो भी सफिशिएंट वाले क्वेश्चन उसको सॉल्व करके देखो, ओनली सफिशिएंट, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, सफिशिएंट, MLE, MME, ये मैंने डिस्कस किया अभी एस्टिमेशन में। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट होगा तो कल पहले डाउट करेंगे, पहले मैं PYQ पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इसका। सफिशिएंसी इतना ही है तो यहाँ पे खत्म हो गया सफिशिएंसी। तो मेन कुछ क्वेश्चन इसका कल PYQ करवा के या आप लोग सॉल्व करके आओ, जो डाउट होगा वो करवा के फिर मैं कल कंप्लीट डिस्कस करूंगा, कंप्लीट स्टैटिस्टिक या कंप्लीट एस्टिमेटर क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, कुछ पूछना है किसी को सर जी। लास्ट वाली साइड पे जाके हाँ हाँ साइड हो गया भाई, कुछ पूछना है।